अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। हम सब की जानिब से सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी आपके दिन में शामिल होने के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। बिल्कुल जनाब, आज की अहम खबर और आज की ऐसी खबर जिस पर पूरे पाकिस्तान की आवाम की नज़रें हैं और वो होते हैं बजट। और हम बजट के हवाले से अगर बात करें तो वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल 2024-2025 का जो बजट है वो आज पेश करेगी। और इस बजट के हवाले से हम देख रहे हैं कि रिजवान, आप क्योंकि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हो रहा होता है और ये हमारे लिए ही होता है, तो तमाम अवाम की नज़रें भी इस पर होती हैं, तमाम अवाम की उम्मीदें भी इस पर होती हैं। और आपको ये बता दें कि 18 ट्रिलियन रुपए से जायद मालियत का वफाकी बजट आज यानी बुध को पार्लियामेंट हाउस में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का ये पहला वफाकी बजट है और वफाकी हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतह पर दरपेश चैलेंजेस के दरमियान में जो अपना बजट पेश कर रही है, इस पर हम तमाम अफराद की नज़रें भी हैं और हमारी उम्मीदें भी इससे ही वाबस्ता हैं। जी, और गुज़िश्ता रोज़ रवा माली साल जिसका इख्तिताम हो रहा है 30 जून को, इसका मिज़ानिया और इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ पेश की गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक ने मीडिया को ब्रीफिंग दी और जो अहदाफ हासिल किए गए 2023-24 के माली साल में, उस हवाले से, पाकिस्तान की GDP के हवाले से, नेट टैक्स इनकम के हवाले से, इसके साथ साथ जो इनफरादी आमदन है सालाना, उस हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। फिर पाकिस्तान के तिजारती खसारे के, ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह किया है कि जो आइंदा हमारा साल होगा उसका आगाज़ बहुत ही मुस्तहकम और खुशहाल अंदाज से करेंगे और कोशिश करेंगे अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। और कल एक बड़ी अहम मुलाकात भी बजट से पहले वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत की, जिसमें वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे। और इस मुलाकात में भी जो बात डिस्कस हुई वो बजट में अवाम की सहूलियात, उनके लिए आसानियाँ और उनको रिलीफ की फ्राहमी डिस्कस हुई। बिल्कुल, अगर इस बार हम आवाम की सहूलियात के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता 30 माह में देखें तो महंगाई जो है लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आ रही है। इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तानी मार्केट्स में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हम अगर इन्वेस्टर्स की बात करें, फिर रेमिटेंस के हवाले से भी बात करें तो हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद होंगे जो कि आज के बजट के हवाले से बात करेंगे। और साल 2024 साल 2025 ये जो माली साल है, इसमें हमारा बजट हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फ़ायदेमंद क्योंकि हमें ये चीज़ लग रही होती है कि शायद हमें अगर महंगाई में कमी होगी तो फ़ायदेमंद होगा, लेकिन ये ओवरऑल इसका सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए क्या होगी, हम कितने, और ख़ास तौर पे वो अफराद जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए क्या क्या नई चीज़ें आगे आ रही हैं, इस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर रिजवान, हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत की जो चाहे चीन के साथ कोलैबोरेशन हो IT सेक्टर में, चाहे UAE के साथ IT सेक्टर में कोलैबोरेशन हो, फिर हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है तो वो हमारे अलग चैलेंजेस हैं और वो सिर्फ हमारे चैलेंजेस नहीं है, पूरे खित्ते के चैलेंजेस हैं। आप इस पे भी इन्वेस्ट करना, इसकी भी सस्टेनेबिलिटी देखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर मौशियात सनतकार मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने। उसके साथ साथ हमारे साथ प्रोग्राम में तज्ज़ियाकार आगा हारून साहब भी मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी राय आज के बजट के हवाले से और अब तक की जो करंट सिचुएशन है, अगर देखा जाए पाकिस्तान की इकॉनमी की, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम रुख करते हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब का। इश्तियाक बेग साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह बात की हमने IT के हवाले से, जिस तरह बात की हमने ज़राअत के हवाले से, इस पर काम करना, इसके लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, इसमें हम देखते हैं कि बरामदात और दरामदात को फ़रोग देना, दोनों को कितना ज़रूरी है मौजूदा हुकूमत के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कल जो हमारे इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बयान किए गए हैं। एक तो खुशखबरी पूरी ये है कि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस और हार्डशिप, पाकिस्तान ने 2.4% GDP हासिल की है लास्ट फिस्कल ईयर के अंदर, जो आज ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब हमारा जब बजट के बाद नया फिस्कल ईयर हमारा शुरू हो जाएगा। अच्छा, IMF, वर्ल्ड बैंक और तमाम जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जी पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ होगी वो इस बार 1% से भी ज़्यादा नहीं होगी, मगर हम इंशाल्लाह 2.4% किया है। और इस GDP ग्रोथ के अंदर जो ज़राअत ने हमारी मदद की है वो अनप्रेसिडेंटेड है।
पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़राअत ने 6.5% जो है वो ग्रोथ की है। जो हमने टारगेट रखा था 3% का, ऑलमोस्ट उससे डबल की है। और ये जो हमारी जीडीपी ग्रोथ आई है, इसके अंदर सहरा इसका जो जाता है वो हमारी ज़राअत को जाता है, जिसने मैंने आपको बतलाया है। आप हैरान हो जाएंगी कि हमारी जो कॉटन की प्रोडक्शन हुई है, जो कि इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, सब कुछ होता है उसमें, 100% जो है वो इजाफा हुआ है कॉटन की उसके अंदर। इसी तरीके से अगर आप राइस लें तो राइस की जो प्रोडक्शन हुई है इस बार वो 35% जो है वो ज्यादा हुई है। और इसी तरह दूसरी जो चीजें हैं जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं, उसके अंदर हमारे इस बार हमारे राइस से जो है एक्सपोर्ट से वो तकरीबन $3 बिलियन जो है पाकिस्तान को हासिल हुए हैं। तो ज़राअत को सलाम करते हैं जनाब, किसानों को सलाम करते हैं कि उन्होंने इज्जत रखी है हमारे इस बार जीडीपी के अंदर, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है उनका है। दो सेक्टर्स हमारे जो थे, वो जीडीपी इंडिकेटर्स जो थे वो इतने अच्छे नहीं रहे, जिसके अंदर एक सर्विसेज सेक्टर था और लार्ज स्केल जो थी मैन्युफैक्चरिंग जो थी, जो कि नजर आ रही थी। उसकी वजह ये हो रही थी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी, इंटरेस्ट रेट हमारे लास्ट ईयर कोई 22% के करीब थे। जैसे आपको अभी ये नोट आपने किया होगा कि 2 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1.5% इंटरेस्ट रेट को कम किया है। तो लास्ट ईयर जो थे 22% के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था उसके लिए काम करना जो था वो बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ज़राअत के बाद अगर मैं किसी चीज को दूंगा तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि हमारी जो इनकम होती है फॉरेन एक्सचेंज में वो रिमिटेंसेस से होती है, जिसके अंदर इजाफा हुआ है। अभी आपने अपने इंट्रो में भी ये कहा है कि रिमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे रीढ़ की हड्डी की एक हैसियत रखते हैं, उन्होंने भी दिल खोल के रिमिटेंसेस जो हैं पाकिस्तान भेजी हैं। आपको ये बड़ी सुन के खुशी होगी कि सिर्फ इस महीने में जिसमें हम बैठे हुए हैं, $3.2 बिलियन की रिमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान को रिसीव हुई हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट जो $30 बिलियन की थी, हमारी रेमिटेंसेस जो $30 बिलियन से ज्यादा हुई हैं, इन सब ने मिलकर $60 बिलियन हमें जनरेट किए हैं। और इस बार जो सबसे पॉजिटिव चीज रही है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट ये हो रहा है कि हम जो इंपोर्ट करते हैं उसका बिल, वो जो 2 साल पहले $25 बिलियन तक पहुंच गया था, लास्ट ईयर जो है कोई $12 बिलियन से ज्यादा था, इस बार नेगेटिव में आ गया है। यानी कि हमारे ये दो सेक्टर से जो इनकम हुई है हमारी इंपोर्ट उसके बराबर रही है या उससे कम हुई है। इन तमाम चीजों ने मिलकर हमारी मईशत में बड़ी बेहतरी लाई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन जो है, जिसको महंगाई कहते हैं, उसके अंदर खातिर ख्वाह जो है कमी हुई है, जो 13% तक आ गई है, जहां हम एक वक्त के अंदर 30% तक जो थे हम वो पहुंच चुके थे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाला वक्त जो है इंशाल्लाह मुझे बड़ी बेहतरी नजर आ रही है। हुकूमत ने अभी कुछ दिनों पहले लास्ट मंथ के अंदर कोई 25 रुपीज जो था पेट्रोल के प्राइसेस के अंदर जो है वो कमी की है। तो ये सब कुछ मिलके मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो नया बजट अनाउंस होगा, और सबसे बड़ी एफबीआर को भी यहाँ पे जी अगर हम अप्रिशिएट नहीं करें तो वो भी मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। एफबीआर ने जो अपना टारगेट था 9,000 अरब का टारगेट जो था जी, वो पूरा किया है। और अब आने वाले बजट के अंदर शायद आईएमएफ एक्सपेक्ट कर रहा है पाकिस्तान से, अच्छा ये 9,000 अरब जिसको हम 9 ट्रिलियन भी कह सकते हैं, इसमें 30% इजाफा हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और ये कब हुआ है कि जब हमारी इकोनॉमी जो थी उसके अंदर इंपोर्ट हमारी बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि आमतौर पे रेवेन्यू जो हम जनरेट करते हैं वो इंपोर्ट पे करते हैं। जब आपने अपनी इंपोर्ट को हमने थोड़ा सा टाइट किया, और वो लग्जरियस आइटम जो हम पहले जो थे 1-1.5 बिलियन के सिर्फ हम टेलीफोन मंगा लिया करते थे, 2-3 बिलियन की हम गाड़ियां मंगा लेते थे। उसके बाद डॉग फूड जो था बाहर से आता था, चॉकलेट्स आते थे, जूसेस आते थे। मैंने यहाँ पे सुपरमार्केट में बाहर के मिनरल वाटर फ्रांस के वो हमने हम यहाँ पे देखे थे। तो हुकूमत ने उन सख्त पे जब सख्ती की तो हमारा इंपोर्ट बिल जो था उसमें कमी आ गई है। और हमने ये बतलाया है कि देखिए इंपोर्ट को सख्ती करने के बाद और कम करने के बाद भी
और इंटरेस्ट रेट के ज्यादा होने के बावजूद भी हम जीडीपी जो थे उसके अंदर हमारा 2.4% हम अचीव कर सकते हैं। तो हमें इसी फार्मूले को लेके हमें चलना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज या 4 या 5% का जो हदफ होगा हमारे जीडीपी का, वो भी हम इंशाल्लाह आइंदा साल जो है हासिल कर लेंगे। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़े खुले अल्फाजों में ये कह दिया है कि किसी के साथ रियायत नहीं की जाएगी, कोई सेक्रेट काउ नहीं है, हर एक ने अपने हिस्से का जो है वो टैक्स पे करना है। और टैक्स के अंदर 30% इजाफा जो आया है वो ये शो करता है कि लोगों ने भी अपने हिस्से का जो टैक्स है वो अदा किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह नया जो टारगेट होगा वो भी हमारा टैक्स रेवेन्यू का पूरा होगा। मिर्ज़ा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये तमाम इशारे अब हुकूमत के इस अज़्म का इजहार करते हैं कि हमने मईशत की बेहतरी पर फोकस किया, और न सिर्फ इस हुकूमत की इक़्तिदार में आने के बाद, बल्कि इससे कबल हम देखते हैं निगरान हुकूमत और उससे कबल 16 माह की हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसमें भी इकदाम किए गए, सख्ती की गई। अब जो इनिशिएटिव्स हैं, ख़ासतौर पर अगर बैरूनी सरमायाकारी की बात की जाए जिसमें 8.1% का इजाफा भी हुआ है, अब ये कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, मईशत मजीद हेल्दी होगी, हेल्दी कंपटीशन होगा। अब इंपोर्ट पर ख़ासतौर पर जो हमारा इंपोर्ट बिल बन जाता है जिससे तिजारती खसारा जन्म लेता है, वो बढ़ता है, वो बेहतर रहेगा इस साल भी, क्योंकि जो एफडीआई है उसमें इजाफा हो रहा है। देखिए, ये हमारे जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त तिजारती जो खसारा हमारा था, जिसको करंट अकाउंट हम डेफिसिट कहते हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड इतना ज्यादा आगे बढ़ गया था कि जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट के बहुत करीब पहुंच गया था। और वो कोई 25-30 बिलियन तक पहुंच गया था। यानी कि हमारी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट को जब हम जितना भी हमारा आता था उसके बाद हमें कोई 25 से 28 बिलियन हमें ज्यादा पे करना पड़ता था। और डेफिनेटली जिससे हम क्या वो हमें कर्जे लेने पड़ते थे। मगर हुकूमत देखिए, इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर कॉमर्स भी बहुत मुतमईन है इस वजह से कि एलसी खोलनी होती है बिजनेसमैनों को, वो बिजनेसमैनों की एलसी खुल जाती है। हमने सिर्फ ये किया कि लग्जरियस गाड़ियों पे, चीजों पे, इस पे टैक्स लगा के अपनी इंपोर्ट को कम किया, जो एक बड़ा वाइज डिसीजन था और हमें ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था। आज अगर हम इसी फार्मूले को लेके चलते हैं जिसके अंदर हमारी इंपोर्ट भी कम हो गई है और हमारी जीडीपी भी जो है वो जनरेट हो गई है, तो आई थिंक दिस इज द आइडियल फार्मूला पाकिस्तान। और आने वाले वक्त में हमारी महंगाई के अंदर भी इससे कमी होगी और इससे जो दूसरी बड़ी चीज ये होगी कि हमारी जो है एक्सपोर्ट्स में, और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि आईटी भी हमारा बहुत इस वक्त मेहनत कर रही है। 2 से 3 बिलियन डॉलर की हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स पहुंच गई है, जिसके अंदर और ज्यादा हुकूमत जो है जिस तरीके से इस शोबे के ऊपर तरजीह दे रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इस साल भी हमारी जो एग्रीकल्चर है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी और सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज पे भी बात कर रहे हैं कि किस तरह एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। और हम जो है नॉन ट्रेडिशनल आइटम पे जा रहे हैं। अभी हमारी जो एक्सपोर्ट्स होती है वो ज्यादातर टेक्सटाइल के ऊपर जो है कंसिस्ट करती है। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्योंकि बढ़ रही है तो इससे मुश्किलात का शिकार है हमारी एक्सपोर्ट, मगर आईटी इस मौके पे हमारी काफी जो है वो हेल्प कर रही है। और अगर हम इस पे तवज्जो, यहाँ पे मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि हमारा नेबरिंग कंट्री जो है उनकी सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट्स जो है वो 200 बिलियन डॉलर है। 200 बिलियन डॉलर जो है, जो सऊदी अरब की जो पेट्रोल की एक्सपोर्ट है उससे भी ज्यादा है। और हम अभी तक 2 से 3 बिलियन डॉलर पे लिंक कर रहे हैं। अगर हम आईटी सेक्टर्स के ऊपर सिर्फ तवज्जो दें, जिसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, अपने यूथ को यूटिलाइज करना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जो है वो 10 बिलियन डॉलर तक इजीली पहुंच सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी बहुत अच्छा किया कि खासतौर पे गल्फ कंट्रीज जो थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि जी क्योंकि आपको लेबर्स की और इसकी जरूरत होती है, आप वो पाकिस्तान को तरजीह दें, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो बिल है इस बार रेमिटेंसेस जो हमें आई हैं वो 31 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो हमारी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह इसके अंदर जो है इजाफा होगा, क्योंकि हुकूमत जो है वो ये कोशिश भी कर रही है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो अपने जो रेमिटेंसेस हैं वो बैंक के जरिए भेजें, क्योंकि बैंक के जरिए
जो रेमिटेंसेस आती हैं वही रिफ्लेक्ट होती हैं। कुछ लोग वो ये करते हैं कि उसको हुंडी के जरिए भी भेजते हैं। आपको शायद याद होगा कि पीटीआई के सरबराह ने एक जलसे के अंदर ये कहा था और ये तरगीब दी थी ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि आप अपनी रेमिटेंसेस जो हैं वो हुंडी से भेजें ताकि मुल्क को नुकसान हो। तो मेरे ख्याल है इस तरह की चीजें कहना मुल्क दुश्मनी के मुताबिक है और इन चीजों में इजाफा होगा तो आने वाला वक्त जो है मुझे ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है। कठिन वक्त जो थे हमारे वो निकल गए। वो जो कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जो था वो श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट कर जाएगा, ना पाकिस्तान ने डिफॉल्ट किया, ना पाकिस्तान ने, बल्कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह 2.4% की जीडीपी जो है इन मुश्किल हालात में और चैलेंजेस के वक्त में करके ये शो कर दिया है कि हम हालात का मुकाबला करने वो गलत साबित किया मिर्जा साहब पाकिस्तान ने। इस कौम को भी मुबारकबाद दें कि उन्होंने भी एक मुश्किल वक्त के अंदर साथ दिया और मुश्किलात को सहा और अब अच्छे वक्त जो है वो सामने नजर आ रहा है। चाहूंगी जिस तरह आपने रेमिटेंस के हवाले से बात की है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अवेयरनेस के साथ साथ जो है ऐसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई हैं। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वजह से भी लीगल चैनल्स को अडॉप्ट नहीं करते थे क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते थे। अब जो है वो इनएक्सपेंसिव भी हो गए हैं। फिर अवेयरनेस भी, स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। इस हवाले से डिफरेंट बैंक्स के साथ भी कोलैबोरेशन की गई है ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए लीगल और ख़ास तौर पे फास्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इकोनॉमिकल वे आउट भी निकाला जा सके। अब हम देख रहे हैं कि जब बजट के हवाले से बात करते हैं तो आवाम ये देखती है कि हमारे लिए महंगाई कम हो। आवाम अनफॉर्चुनेटली अभी भी एक सेगमेंट है जो ये नहीं देख रहा कि हमने टैक्स देना है तो वो हमारी ही बेहतरी है, हमारे ही मुल्क की बेहतरी। अब हम देख रहे हैं कि FBR की महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ है। दैट इज़ वेरी ह्यूज देखा जाए तो। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस भी लोगों में आ रही है। कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ भी थी कि सिम्स बंद कर दी जाएंगी या और इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं अगर टैक्स नहीं दिया जाएगा, यानी कि टैक्स नेट को बढ़ाया जा सके। इस तरह की पॉलिसीज़ और क्या इसमें स्ट्रिक्टनेस बेहतर कर सकेगी टैक्स नेट के इजाफे को, या अब थोड़ा सा लीनियंट होकर आवाम को थोड़ा सा फ्री हैंड देने कि व्हाट दे एक्चुअली वांट, दे हैव टू डिज़ाइन देयर ओन लाइफ। अगर उनको फैसिलिटीज़ चाहिए हैं तो खुद टैक्स की जानिब बढ़ेंगे या उनको खुद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा फ्री हैंड दिया जाए। देखिए, आपके दो सवाल हैं। एक आपने रेमिटेंसेस के हवाले से किया है। रेमिटेंसेस के में जो इजाफा हुआ है उसके 2-3 वजूहात हैं। एक वजूहात ये है कि हमारा रुपीस जो है वो डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हुआ है। आप देख रही हैं कि काफ़ी अरसे से रुपीस जो है वो हमारा स्टेगनेंट है और कई बार तो ऐसा हुआ है कि डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपीस जो है वो ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हुआ है। पहले ये हुआ करता था कि जो सट्टा चल रहा था, लोग डॉलराइजेशन कर रहे थे, डॉलर्स ले लेके जमा कर रहे थे। डॉलर जो था वो 300 से ऊपर हो गया था। 7 से 8 बिलियन डॉलर जो था हमारा वो अफगानिस्तान की तरफ स्मगलिंग हो जाती थी क्योंकि अफगानिस्तान की टोटल इंपोर्ट जो है वो 7 to 8 बिलियन डॉलर की है और वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। वो ये तमाम अमाउंट जो थे वो जनाब पाकिस्तान की मार्केट से खरीदते थे जिस प्राइस पे भी मिलता था। तो यहाँ पे मैं आर्मी चीफ को भी कहूँगा, हमारे इदारों को भी कहूँगा जिन्होंने बॉर्डर्स पे जब सख्ती की है तो उसके बाद आप डॉलर देख रही हैं कि नीचे आया और अब ये 270 और 280 के दरमियान जो है काफी अरसे से है। जब ये फर्क जो होता है ऑफिशियल और अनऑफिशियल में कम हो जाता है तो बाहर रहने वाला एक मजदूर जो है वो जब देखता है कि ये डिफरेंस नहीं है तो वो बैंकिंग सिस्टम को, उसके बाद पाकिस्तान में खासतौर पे कराची में इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो लोग जो जनाब हुंडी के कारोबार के अंदर जो थे FIA ने उनको अप्रीहेंड किया है तो उससे भी एक थोड़ा सा डर और खौफ जो है ये चीज डेवलप हुई है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि रेमिटेंसेस के अंदर इसी तरह के अगर हम इक़दाम करते हैं और ख़ास तौर पे हुंडी सिस्टम पे क्रैक डाउन करते हैं तो हमारी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 35 से 40 बिलियन डॉलर की है जो हमारी एक्सपोर्ट से हम हासिल नहीं कर सकते। दूसरा, आपने टैक्स का जो जिक्र किया है, देखिए टैक्स से मैं बहुत मुतमईन हूँ। 30% इंक्रीज मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर रेवेन्यू के अंदर आई हो। आपको मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि जब 2012 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो पाकिस्तान की टोटल रेवेन्यू जो थे वो 2000 अरब थे।
उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई 2018 तक, वो 2000 जो थे वो हम उसको 4000 अरब पे ले गए, और अब हम 9000 अरब हमने जो है 9 ट्रिलियन जो था वो अचीव कर लिया है, और आने वाला वक्त 12 का है। तो मुझे बड़ी खुशी है क्या, मगर अभी भी हमारा जीडीपी के साथ जो टैक्स रेशो है वो रीजन से अंदर कम है। इंडिया जो है और जो दूसरे कंट्रीज हैं वो कोई 12 और 13% ऑफ जीडीपी की जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, जबकि हम जो हैं वो 10.5 और 11 के दरमियान हैं। तो अगर इसके अंदर हम भी 12% को क्रॉस कर जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। और आईएमएफ भी उसकी भी यही है कि किसी तरीके से आप अपना जीडीपी टू टैक्स रेशियो जो है उसको बढ़ाएं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर हम 12 ट्रिलियन का हम कर लेते हैं तो ये हमारा इसके अंदर कोई 1% जो है इजाफा होगा, और हम जीडीपी के कोई बहुत करीब आ जाएंगे, जो कि हमारे रीजनल जो दूसरे कंट्रीज हैं वो अचीव कर रहे हैं। मिर्जा साहब, कल वज़ीर ख़ज़ाना ने दो बड़ी अहम बातें की अपने न्यूज़ ब्रीफिंग में। एक था दस्तावेजी शक्ल देना मईशत को, और दूसरा था कर्ज़ों की अदायगी इस साल मसला नहीं होगी क्योंकि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुके हैं। कितनी अहम डेवलपमेंट हैं ये दोनों? देखिए जी, मैं इससे पहले कि इसके ऊपर आपके सवाल का जवाब दूं, लास्ट ईयर जो था हमारी हालत इतनी खराब थी कि हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे वो $4 बिलियन की सतह पे आ गए थे, और ये कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, होना जा रहा है। आज हमारे स्टेट बैंक के जो डिपॉजिट हैं ज़र मुबादला के वो 9 बिलियन के करीब हैं, और 6 बिलियन जो है ये रोशन डिजिटल पाकिस्तान में जो पाकिस्तानियों ने बाहर से भेजा है, इसको जब आप ऐड करते हैं तो तकरीबन $15 बिलियन के हमारे जो हैं इस वक्त ज़खायर जो हैं पाकिस्तान में डॉलर मौजूद हैं। अब आ जाएं हमारे पाकिस्तान को जून जुलाई के अंदर तकरीबन कोई $9 बिलियन की पेमेंट करनी है, मगर इसमें ज्यादातर हमारे फ्रेंडली कंट्रीज जो थे, जिसमें चाइना है, जिसमें सऊदीया है, जिसके अंदर यूएई है, उन्होंने अपने कर्जों को रोल ओवर कर दिया है। हम इस तरह की सनसनीखेजी फैलाते हैं कि जनाब पाकिस्तान को 10 बिलियन की अदायगी करनी है, तो इससे क्या होता है कि एक इस तरह का क्रिएट होता है कि पाकिस्तान जो है मुश्किलात का शिकार है। हमें मुश्किल से 1 या 2 बिलियन जो हैं जो पे करने हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम अभी आज से 4-6 महीने पहले पाकिस्तान ने एक सॉवरन बॉन्ड था $1 बिलियन का, अपने वक्त से मेच्योरिटी से एक दिन पहले पे कर दिया $1 बिलियन। तो हम इस पोजीशन में हैं कि अगर $1 या 2 बिलियन हमें अपने ज़खायर से भी पे करने पड़े तो उससे ऊपर हमारे ज़खायर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इन ज़खायर के अंदर फर्दर जो है वो इजाफा होगा। कल ये भी बात कही है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि वो फर्दर जो हैं, काफी अरसे से हमने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई बॉन्ड्स जो थे उनको फ्लोट नहीं किया, तो 1 अरब के बॉन्ड भी हम फ्लोट करने का हुकूमत पाकिस्तान सोच रही है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, पीआईए का प्राइवेटाइजेशन बहुत क्लोज है, इनसे भी हमें और हमारे इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है उसको भी हम आउटसोर्स करने का सोच रहे हैं। इन तमाम चीजों से भी पाकिस्तान को जो है ज़र मुबादला में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो है, जैसे आपने ये कहा है कि लास्ट ईयर जो हमारी लोग जो बाहर से आके सरमायाकारी पाकिस्तान में करते हैं, जिसको हम एफडीआई कहते हैं, वो तकरीबन कोई 1 बिलियन रही है, जो कि स्टिल आई फील कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज वो काफी कम है। मगर जब से ये स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल हमारी बनी है, हमारे खास तौर पे ममालिक का हमारे पे एतमाद बढ़ गया है। तो कि पहले ये हुआ करता था कि एक ब्यूरोक्रेट जो था वो नैब के डर की वजह से अगर कोई सरमायाकार पाकिस्तान फॉरेन का आता भी था तो उसको हम 1 साल तक एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहते थे, और आखिर में वो सरमाया किसी और ममालिक में ट्रांसफर हो जाता था और वहां पे इन्वेस्ट हो जाता था। जब से हमारी SIFC जो है वजूद के अंदर आई है, तो उससे मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे एतमाद बढ़ा है। और अब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह आप 2014 में देखेंगे, यूई के अंदर भी हमारे जब आर्मी चीफ गए थे तो उन्होंने भी MOU साइन किए थे, कोई $20 बिलियन की। हम 1 या 2 बिलियन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं 20 to 25 बिलियन डॉलर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी। खास तौर के ऊपर बलूचिस्तान का जो है वहाँ पे माइनिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर अच्छे रिटर्न्स हैं। तो काफ़ी लोगों ने जो की है एग्रीकल्चर के अंदर जो है फूड सिक्योरिटी की वजह से तमाम गल्फ कंट्रीज जो हैं वो चाहते हैं कि उसके अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और हमारी वो जो बंजर जमीन है, देखिए इस बार हमने पूरी दुनिया को ये एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान में एक रिवोल्यूशन आया है एग्रीकल्चर के अंदर। 6.25% जो होती है जीडीपी की, ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ होती है मतलब एग्रीकल्चर की। और अब इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है जिस पे हमने पहले कभी तवज्जो नहीं दी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले बजट के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एफडीआई के अंदर काफी हमारे मतलब इसके अंदर सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आपके कीमती वक्त का हमारे थे। साल 2024 साल 2025 के वफाकी बजट के हवाले से हमारे साथ तज्ज़ियाकार आगा इकरार हारून भी मौजूद है। आगा साहब, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम देखें IMF की रिपोर्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, इनके अंदाज़ों के बरक्स पाकिस्तान में जो इक़्तिसादी तरक्की है उसकी शरह 2.4% बढ़ी है। अब क्या क्या सेक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे, क्या क्या सेगमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पर ये अंदाजे किए गए, और फिर जो है किन चीज़ों को इग्नोर किया गया जिसकी वजह से उनकी रिपोर्ट्स आर क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी देन अस? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बात हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे बेग साहब ने बात की अभी FDI की। जी देखिए, हमारी जो FDI है वो 8.1% बढ़ी है। तो आप यहाँ से FDI कब बढ़ती है? जब कॉन्फिडेंस होता है। जी, आपने कहा कि जो दिए गए थे इंडिकेटर्स दिए गए थे उससे ज़्यादा हमने जिसको कहते हैं ना आउट परफॉर्म किया। बिल्कुल। उसकी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 3 फैक्टर्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बात यह है कि आपको ये हैरत होगी सुन के कि हमारा जो स्ट्रक्चर रहा है FBR का, आप कह सकते हैं कि टैक्स कलेक्शन का या रेवेन्यू कलेक्शन का, जी वो जो एक हुकूमत रही PTI की, उसमें वो उसने डिज़ाइन चेंज करके ऐसा कर दिया कि आप जितनी इंपोर्ट बढ़ाएंगे FBR को उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि आप गाड़ी अगर इंपोर्ट करते हैं तो 200% या 300% उस पर ड्यूटी देते हैं। बिल्कुल। तो हम FBR ने अपनी फिगर शो करने के लिए इनकरेज करवाया इंपोर्ट को। जब आपने इंकरेज इंपोर्ट को करवाया, और जिस तरह कि अभी बेग साहब ने कहा है कि वाकई मैं खुद हैरान होता था कि जो अपना स्विट्ज़रलैंड का पानी है वो दुकानों पे पड़ा होता था, तो मैं सोचता था कि यार हम इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा जो आप कैसे ट्रेड डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा ह्यूज हो गया। जो बाकी दुनिया देख रही होती है वो देख रही होती है कि आपकी इनकम जनरेशन क्या है, आपका ट्रेड डेफिसिट क्या है, आपने जो कर्जे हैं वो कितने देने हैं। और सेकेंडली, जब 2022 का फ्लड आया जो तारीख का बहुत खौफनाक फ्लड था, उस पर तो वर्ल्ड बैंक, IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक और इवन यूनाइटेड नेशन का ये ख्याल था कि पाकिस्तान अब बड़े मुश्किल हालात से ही 30 अरब निकलेगा। डॉलर्स का नुकसान हुआ था। और उस पर जी 30 अरब डॉलर्स का नुकसान जी हुआ था। बिल्कुल, ये भी हम एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर देखा जाए उसमें एग्रीकल्चर को डाल दिया जाए तो दैट वाज मोर देन 50 बिलियन। तो उसकी वजह से जो इंडिकेटर्स थे वो तो सेट हुए थे उन वजूहत। एक और फैक्टर्स पे जो था, एक तो मैंने बताया कि हमारा पूरा डिज़ाइन ही चेंज हो गया था। इंपोर्ट करते जाओ, FBR अपना शो कर देगा जी मैंने इतने टैक्स कलेक्शन कर लिया, क्योंकि डायरेक्ट ड्यूटी आ रही है उसके पास। तो वो हमने कम्प्लीटली, मैं ये कह सकता हूँ कम्प्लीटली ही रोक ली है। और हम चीज़ें वो मंगवा रहे हैं जो हमें वाकई ज़रूरत है, जिसमें हमारी जो इंडस्ट्री की चीज़ें हैं, उसके अलावा हमारी मेडिसिन है, इन चीज़ों को हम मंगवा रहे हैं। एक तो ये फैक्टर है। सेकेंडली, एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था वो जनाब था आपकी स्मगलिंग। जी, ना सिर्फ डॉलर की स्मगलिंग, जैसे कि अभी बेग साहब ने बताया कि ओवर 8 बिलियन US डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी अफगानिस्तान में। उसके अलावा एडिबल की स्मगलिंग। देखिए, हम इंपोर्ट करते थे कुकिंग ऑयल या एडिबल ऑयल, क्योंकि पाकिस्तान उसका प्रोड्यूस इतना ज़्यादा नहीं करता है जितना उसको चाहिए। हम इंपोर्ट करते थे, ये मीनिंग बाय कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता था। हम इंपोर्ट करते थे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, और यहाँ से वो फ्लैश आउट होके अफगानिस्तान पहुँच जाता था। जस्ट इमेजिन। और हमें पैसे मिलते थे रुपयों में।
हमारी जो अपनी pay करते हैं dollars में। एग्जैक्टली फिर हमें डॉलर दे के क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट में अपना गैप आ जाता था, फिर हमें मंगवाना पड़ता था। जब आपको मैं ये छोटी छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पाकिस्तान जो फराहम नहीं कर रहा था। और मैं इसको थोड़ा सा और उसमें फैक्टर्स में लेता हूँ। ये जो आपने स्मगलिंग रोकी है, ये बेसिकली आपने एक इकोनॉमिक टेररिज्म जो लॉन्च हुआ था ना पाकिस्तान पे, एक्चुअली वो पाकिस्तान आर्मी ने रोका है। देखिए, इकोनॉमिक टेररिज्म के 12 लिटमस हैं जो कि 2003 में यूनाइटेड नेशन ने सेट किए थे कि किसी मुल्क के ऊपर जो इकोनॉमिक टेररिज्म है वो ये फैक्टर्स होते हैं। उसमें से मेजर जो फैक्टर है ना, 2 हैं, करेंसी स्मगलिंग और एडिबल स्मगलिंग। दोनों तो हो रही थी और दोनों बहुत स्वेर है। यानी कि ये दिस इज कॉल्ड एक्चुअली इकोनॉमिक टेररिज्म। एग्जैक्टली। कि आपने किसी मुल्क को तबाह करना है तो आप उसके अंदर से सक कर लें उसका डॉलर स्मगल करके, और जो उसे खाना है, खुराक जो इंसान ने खानी है, वो भी आप स्मगल करके सक कर लें, क्योंकि उसके जो पेमेंट है वो अफराद को जा रही है, रियासत को तो नहीं जा रही है। Exactly. उस पर कोई अपना यानी कि उसको टैक्स तो नहीं आप दे रहे हैं, कोई आप ड्यूटीज तो नहीं दे रहे हैं। तो ये आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, दैट क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान आर्मी कि उन्होंने जितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से स्मगलिंग रोकी है। उस पर फिर आप देखें कि जब डॉलर की स्मगलिंग रुकी तो यहाँ पे पैनिक क्रिएट हुआ। आप इमेजिन करें कि अफगानिस्तान जो कुछ भी ऑलमोस्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, इवन तो अपने बकरे भी नहीं करता है, वो तो अब भी वो भी गोश्त भी हम भेज रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है। वहाँ डॉलर था 271-73 रुपए का, और पाकिस्तान में डॉलर बिक रहा था 322 रुपए का, 321 रुपए का। जस्ट इमेजिन कि वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर। अच्छा, वो एक्चुअली वो स्विफ्ट जो है ना, इंटरनेशनल बैंकिंग से लिंक भी नहीं है, मीनिंग भाई उनके कोई वो ऐसी कोई चीज एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं जिससे उनको डॉलर आए। एक्सपोर्ट वो जीरो कर रहे हैं क्योंकि वो स्विफ्ट के साथ लिंक नहीं है। Exactly. और डॉलर वहां पे मिल रहा है 271-73 रुपए का। मेरे मुल्क में जो कि हम स्विफ्ट के साथ लिंक भी है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमें रेमिटेंस भी हमें ही आती हैं, थ्रू वाया बैंक्स आती हैं, वहां पे डॉलर बिक रहा है 320 रुपए का। तो इसको टेररिज्म नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये जो स्मगलिंग रोकना था, क्योंकि हम देखते हैं मईशत में एक चीज़, छोटा सा पूरा सर्कल है, कोई एक फैक्टर डिस्टर्ब होता है तो पूरी की पूरी मईशत डिस्टर्ब जी बिल्कुल। इत्तेहादी हुकूमत में 16 माह की हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान करने को तैयार हैं। बहुत मुश्किल फैसले किए, बहुत ज़्यादा तनकीद की गई मीडिया की जानिब से भी, एक्सपर्ट्स की जानिब से भी। आज वो फैसले दुरुस्त साबित हो रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है। अब बहुत सारे अभी भी ऐसे सेगमेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी बजट के हवाले से ना जाने कितनी खबरें हैं वो इस तरह की सामने आएंगी, कितने अंदाजे गलत साबित होने जा रहे हैं आज भी। देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आप हमें देखना पड़ेगा उसकी परसेंटेज कितनी होती है और डायरेक्ट टैक्सेस की कितनी होती है। अगर हम अपना टैक्स ब्रॉड बेस करने जा रहे हैं तो फिर तो आवाम के ऊपर डायरेक्टली इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ तक फ्यूल की बात है, एनर्जी की बात है, उसके बीच में तो आप देखें कि डिक्लाइन हुआ, यानी कि पेट्रोल सस्ता हुआ है। जहाँ तक बिजली की बात है, क्योंकि आपके आईपीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं कि वो उसमें आपके पास चारा कोई नहीं है, वो बिजली पैदा करें या ना करें, आपने उनसे इंटरनेशनल सॉवरन कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए आपको पेमेंट्स करना पड़ता है। Exactly. वो तो एक फैक्टर है। और उसमें अगर अपने यानी कि जैसे कि IMF का एक प्रेशर तो है कि आप किसी सब्सिडी ख़त्म करें, तो सब्सिडी वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी पे भी ख़त्म करना चाहते हैं। और जहाँ तक वीट की बात है, वीट पे भी वो करना चाहते हैं। जो अगर वीट पे करते हैं तो शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट ना आए इस साल, क्योंकि इस साल हमारा ऑलरेडी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो वीट है वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है, तो लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर 18% GST लगने जा रहा है तो वो किन चीज़ों पे लगने जा रहा है, क्योंकि 18% यकदम फिर हर चीज़ का रेट बढ़ेगा, प्रोवाइडेड कि वो किस चीज़ पे लगने जा रहा है। Exactly. क्या जिसको कहते हैं ब्लैंकेट लगने जा रहा है, ब्लैंकेट से मुराद होती है हर चीज़ जो आप खरीदते हैं उस पर लगने जा रहा है, या ख़ास Specific टारगेटेड लगने जा रहा है। तो इसमें कहते हैं अंग्रेजी का एक मुहावरा है, दोज हु नो दे डोंट टॉक, दोज हु डोंट नो दे टॉक।
तो Exactly. मैं यहाँ पे बैठ के बातें कर सकता हूँ इसलिए कि मुझे कुछ नहीं पता है। सही बात तो पता चलेगी जब बजट वज़ीर ख़ज़ाना ने भी announce कल ये हो। कहा, Exactly. वज़ीर ख़ज़ाना से जब सवाल हुआ तो उन्होंने भी कहा ये कल पता चल जाएगा आप सबको। एग्जैक्टली यही बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ। तो इसमें मैं ज़्यादा शायद आपकी मदद ना कर सकूँ कि किन चीज़ों पे होने जा रहा है। अच्छा, इसमें जो मुझे 2-3 चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लगी हैं और इसका आई मस्ट अप्रिशिएट द गवर्नमेंट। एक बड़ी बदकिस्मती थी पाकिस्तान की कि शौकत अजीज़ के ज़माने के बाद पाकिस्तान ने 5 साला मनसूबा बनाना छोड़ दिया था। 5 साला मनसूबे के लफ्ज़ से ना बहुत सारे आप कह सकते हैं कि जो वह यानी कि डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको बड़ी चिढ़ है। अच्छा, वो नहीं चाहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो 5-5 साल की प्रॉपर मनसूबा बंदी करें। वो कहते हैं ये डेली बेसिस पे जिंदा रहें। शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे चले। एग्जैक्टली तो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि मियां नवाज शरीफ सबसे पहली दफ़ा आए थे 2018 में, तब भी उन्होंने 5 साल मनसूबा दिया था। बदकिस्मती से वो धरनों की नज़र हो गया और आज फिर उन्होंने 5 साल मनसूबा ही दिया है PMLN की गवर्नमेंट ने। मीनिंग बाय इट इज़ अ विजन, इट्स ए लॉन्ग लास्टिंग विजन। देखिए, हमेशा जो अपना प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब है, मैं उनको प्रोफेसर ही कहता हूँ कि मैंने उनसे कुछ क्लासेस भी ली हैं, ही इज़ ए प्रोफेसर। वो हमेशा बात करते हैं विजन की। उनका विजन 1 साल का कभी नहीं होता है। मीनिंग बाय, और यू नो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमंग आई मीन द डिसीजन मेकर्स। Exactly. तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि PMLN की गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर जो है 5 साल मनसूबे की बात की है, जिसके बीच में कंटिन्यूटी होगी और एक सस्टेनेबिलिटी होगी। और जब भी आपकी इकोनॉमी के डिज़ाइंस में कंटिन्यूटी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको आप अचीव कर ही लेते और हैं। एक आपका तकलीफ लॉन्ग के बाद टर्म एक कर गोल लेते होता हैं। है जिसके लिए आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स करते हैं ताकि उसको अचीव कर सके। लेकिन जहाँ पे आपने बात की कि जिस तरह वज़ीर ख़ज़ाना के हवाले से बात हुई कि कल पता चल जाएगा, फिर आपने कहा कि ब्लैंकेट टैक्स होगा या कुछ स्पेसिफिक अशिया पे होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का जिस तरह आपने कहा कि सब्सिडी ख़त्म करने के हवाले से भी बात की जा रही है, वीट है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसका इम्पैक्ट और चीज़ों पर भी होता है। जी, हम बिल्कुल। कुछ भी खरीदते हैं तो कहते हैं जी बिजली महंगी है, या हम जो भी चीज़ खरीद रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं या हमें थोड़े से मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो साथ देना होता है वो आवाम ने देना होता है। अब अगर सब्सिडी ख़त्म होगी, जिस तरह पहले पेट्रोल की कीमत में कमी हुई और चीज़ों की हम देख रहे हैं महंगाई कम हुई, चीज़ों की कीमतों में कमी हुई, तो यही डर था, यही बातें हो रही थी सोशल मीडिया पर भी कि एक साथ ही अचानक हमारे ऊपर महंगाई का पहाड़ आएगा। क्या इसकी भी उम्मीद है अभी, या वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल विल गेट टू नो कि इसके पीछे रीजंस क्या है? देखिए, एक छोटी सी मेरी एक ज़ाती राय है, मैं गलत मेरी ज़ाती राय है। देखिए, आप में सिर्फ आवाम से सेक्रीफाइस जो है वो नहीं मांगना चाहिए। आवाम से मेरी मुराद वो लोग हैं जो ऑलरेडी लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में मिडिल क्लास। जी, जो वो लोग हैं जिनका यानी कि उनको एक वक्त की रोटी खा रहे हैं तो दूसरे वक्त का नहीं पता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनसे मज़ीद सेक्रीफाइस नहीं मांगना चाहिए। हमारी जो मिडिल क्लास है वो ख़त्म होती जा रही है, इसलिए कि जो हमारी मिडिल क्लास है, जो आप हैं, मैं हैं, जो हमारे दोस्त सारे बैठ के ये शो लोगों को दिखा रहे हैं, इनको तो आप एट सोर्स इनका टैक्स काट लेते हैं। लेकिन वो लोग जो एक एक घर में 4-4 SUVs खड़ी हैं, तो आप अगर उनकी जरा टैक्स की जरा देखें ना तो वो टैक्स कितना देते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि मिडिल क्लास इसीलिए ख़त्म हो रही है कि अपर क्लास का सारा बोझ जो है वो मिडिल क्लास दे रही है। Exactly. इस कंट्री को जो रन कर रही है वो कर रहा है जो टैक्स देता है। एग्जैक्टली सिंपल। और आप अगर उससे मजीद सेक्रीफाइस अगर मांगते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये किसी हद तक और सर वो लोअर क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं और जितनी भी जिस भी मुल्क की मिडिल क्लास श्रिंक होगी वो उतनी कम देखिए जी, दुनिया में वही मुल्क उन्होंने तरक्की की है जिनकी मिडिल क्लास ने ब्रॉड बेस हुई है। चाइना ने क्या किया? चाइना ने कहा कि जी हमने गुर्बत से निकाला लोगों को और साथ ही उसने मिडिल क्लास को इन्हांस किया, एक्सपेंड किया। और वही मिडिल क्लास अब जो है अब चाइनीज, और यही गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि मिडिल क्लास तभी एक्सपेंड होगी जब हम टैक्स पे करेंगे। अब थोड़ा सा जो पॉजिटिव, जो मुश्किल फैसले थे और उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनमें प्राइवेटाइजेशन भी है और उनमें आउटसोर्सिंग भी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, हॉस्पिटल्स हों, या फिर उसमें कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके इंटरेस्ट, ये कितने अहम सेक्टर्स होंगे 2024-25 को पाकिस्तान की मईशत का साल करार दिया गया है हुकूमत की जानिब से? देखिए जी, मैं 100% प्राइवेटाइजेशन के हक में हूँ। सिंपल,
देखिए मुझे, अच्छा दूसरी बात, हम प्राइवेटाइजेशन कर नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें कोई पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन जो वाइट एलिफेंट है उन्हें हमें जो गन्ने हैं वो रोज खिलाने पड़ते हैं। मेरा मकसद है या तो हम सस्पेंड कर देते सर्विसेज पीआईए की, बंद कर देते, उसको ले ऑफ कर देते, और इसी तरह ही हम स्टील मिल को बंद कर देते। हमने ना स्टील मिल को कभी बंद किया है, ना हमने पीआईए को बंद किया है, ना हमने रेलवे को बंद किया है, लेकिन उन्होंने बाय द एंड ऑफ द डे हमसे पैसा खाना होता है। तो मैं तो इसके हक में हूं जी। बात यह है कि कोई मुझे एक बात बताइए कि मैं क्यों पेमेंट करूं उन कम से कम 17,000 लोगों की, जिनकी वर्चुअली इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल में से मेरे ख्याल में 50 करोड़ की भी चीज नहीं पैदा बन रही है, और मैं और आप जो है वो 7 अरब रुपए उसको क्यों दें? और हुकूमत अगर प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है तो ये हमारी फेवर में है। बात यह है, उसमें आ जाती है जनाब हमारी पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस। हमें अगर देखें, अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है इंशाल्लाह, तो हमें फिर अपनी इससे निकलना पड़ेगा कि ए क्या सोचता है या बी की क्या अपना पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है। हमें हर सूरत में प्राइवेटाइजेशन में जाना है उन तमाम चीज़ों की। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, होगा ये जिसका मुझे यानी कि जेन में है कि आप सिर्फ उन चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन में ना जाए जिसके साथ लैंड इन्वॉल्व है जी। ठीक है, क्योंकि वो तो बड़ा आसान है कि कोई चीज़ उसको खरीदेगा और उसको लैंड को इस्तेमाल कर लेगा, हाउसिंग सोसाइटी बना लेगा। उस आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है तो इस तरह करें कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो उसी चीज़ को चलाने की। यानी कि अगर पीआई में इन्वेस्टमेंट आ रही है तो फिर ये है कि वो जो हमारी जो कैरियर अपना जो ठीक है वो नेशनल कैरियर नहीं रहेगा, लेकिन जो भी है कम से कम कंपटीशन आना चाहिए। और जहाज कोई कंपनी लेकर आए, ये नहीं है कि वो पीआईए का टैग लेकर जो उसके, क्योंकि पीआईए के पास पाकिस्तान के सबसे ज्यादा लुक्रेटिव रूट्स हैं। ये ना हो कि वो पीआईए को बंद कर दे और रूट्स के ऊपर कोई अपनी और दूसरी जो एबीसी है उसको चला रहा हो। हमें इन चीजों को देखना है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के अलावा आपके पास चारा कोई नहीं है। तो आउटसोर्सिंग भी साथ ही है ना जी, बिल्कुल। मैं इसमें अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने बात की थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। देखिए सॉरी, आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ का तो विजन यही था। ये जो आपकी बनी हुई है अपना लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, वो कैसे बनी थी? वो बीओटी में बनी थी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के बनी थी। अपना उसने कोरियन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की थी। हुआ ये है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये विजन लेकर आए और जब बनी आपकी ये मोटरवे, तो फिर एक खौफ पैदा हो गया बहुत सारे दिमागों में कि इसने तो एक ऐसा काम कर दिखाया है जो इम्पॉसिबल था। अगर इसको ना रोका, इसको अगर घर ना भेजा, तो ये तो मुल्क को तरक्की करके कहां से कहां ले जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान को तरक्की करनी है और इंशाल्लाह दिन दुगनी रात बहुत चौगुनी शुक्रिया करनी है। आगा देखिएगा साहब, मियां आपकी साहब कीमती वक्त वापस, मियां साहब की वही प्लान है बीओटी और बीएलटी, उसी पे काम होगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपकी कीमती वक्त का वक्त हुआ है न्यूज ब्रेक का। न्यूज ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। अब ज़रा रुख करते हैं स्पोर्ट्स के मैदान की जानिब। खेलों के मैदान में क्या हो रहा है, हम आपके साथ अच्छी अच्छी खबरें तो शेयर करते रहे, लेकिन वो खबरें क्रिकेट से रिलेटेड नहीं होती थी। लेकिन अब जो हम खबर शेयर करने जा रहे हैं वो आप तमाम लोगों को पता भी है कि पाकिस्तान के हवाले से हम कहते हैं कि बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, और पाकिस्तान वर्सेस कनाडा में पाकिस्तान जीत गया है। 107 रन्स का टारगेट था जो पाकिस्तान ने 17 to 18 ओवर्स के दरमियान में अचीव कर लिया। लेकिन बात यह है कि हम कहते हैं ऑल इज वेल इफ द एंड इज वेल। अभी भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे कुछ जो है चांसेस है। कहते कल भी तो बहुत सारे लोग ये इस शक और शुबे का इजहार कर रहे थे कि जो अमेरिका के खिलाफ अच्छा नहीं खेल सके, 120 रन का टारगेट हासिल नहीं कर सके इंडिया के खिलाफ, वो कनाडा से भी हार सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कल शो किया, इंटेंट शो की, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया और पाकिस्तान ने आसानी से ये मैच जीत लिया। यहाँ तक कि कनाडा का सिर्फ एक ही बल्लेबाज जो 50 बनाने में कामयाब हुआ। तो क्यों ना काशिफ मजीद से बात करें कि अब इफ्स एंड बट्स का खेल जारी है। पाकिस्तान अगले राउंड में सुपर 8 में क्वालिफाई करेगा, उसका क्या सिनेरियो है और क्या क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम रिजवान, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए और मुबारक हो पाकिस्तान की पहली कामयाबी। जी बिल्कुल, हम सबको मुबारक हो। और इसमें ऐसा
कोई आंसर नहीं है कि हम शायद मज़ाक उड़ाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे, लेकिन हमें मान लेना चाहिए पहले 2 मैचेस भी हमने दूसरी टीम की झोली में नहीं डाल के दी। अनफॉर्चुनेट फिनिशिंग नहीं कर सके, या यूँ कह लीजिए कि आखिरी लम्हे में जो है वो हम शायद मैच को खो बैठे, ख़ासतौर पे यूएसए वाला मैच। इंडिया वाला मैच तो शुरू से ही डू एंड डाई इवन स्टीवन से चलता नजर आ रहा था, और वो कतन आसान चेज़ नहीं था। अगले दिन बांग्लादेश भी वहाँ पे वैसे ही रहा, उससे पहले आयरलैंड इंडिया के मसाइल भी रहे, नेदरलैंड्स के साथ भी साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड फर्स्ट में लगा रहा। सो कल इंडिया के साथ तो ऐसा चीज़ था, बट यूएसए की मैं बात करूँ तो बड़ा अच्छा कमबैक किया था फास्ट बॉलर्स ने, और फिर आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बनने चाहिए थे जो बन गए। सो पहले दोनों मैचेस में कहीं ना कहीं हम मौजूद थे जीत पे, और वो जो विन प्रेडिक्टर आता उसमें हमारी परसेंटेजेस भी ज़्यादा थी, बट अनफॉर्चुनेट रहे तो हम हार गए। कल के मैच में शायद हम ज़्यादा सीख लिया, ज़्यादा समझ लिया, और अब मुझे एहसास होता है यहीं पे बैठ के, जब मैंने कहा था कि इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड में 4 T20s की कोई वजह सवाए इसके कि इंग्लैंड एक अच्छी टीम है, कुछ समझ नहीं आती। इंग्लैंड के माहौल और उसका वेदर इंटायरली डिफरेंट है अमेरिका के साथ, पिचेस भी इंटायरली डिफरेंट है। तो क्या ही अच्छा होता कि एक आध दफ़ा जाके हम अमेरिका में कोई वार्म अप मैच खेल लेते, समझ आ जाती, कोई बेहतरी हमें समझ आ जाती कि पिच क्या है, किस अंदाज से बिहेव कर रही है, और हमने इस वर्ल्ड कप में इस पिचेस पे कैसे खेलना। टीम्स तो बहुत अर्सा पहले आके टाइम स्पेंड करती हैं वहाँ पे। अगेन देखिए, हो ये रहा है कि आप सोशल मीडिया की बात करें या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, कुछ भी प्लेयर्स के साथ या प्लेयर्स के हवाले से कतन कोई मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। मैं तो कहता हूँ गैर पार्लिमानी अल्फाज भी जो है वो चल रहे हैं। तो अब प्लेयर्स ने तो शेड्यूल नहीं बनाया था, उन्होंने तो नहीं कहा था कि इंग्लैंड में जाके हमें 4 T20 खिला दो, आयरलैंड में खिला दो, अमेरिका में बिल्कुल भी ना खिलाओ, डायरेक्टली जाके वर्ल्ड कप खिला दो। अच्छा, फिर बहुत सारे एतराज़ात है कि जी वो पार्टीज कर रहे हैं और वो मीट एंड ग्रीट सेशंस कर रहे हैं, तो वो भी प्लेयर्स ने खुद से तो तरतीब नहीं दी हुई। देयर इज़ अ पूरी मीडिया की टीम होती है, मैनेजमेंट होती है जो डिसाइड करती है कि भाई आपने इस टाइम ये करना है, फिर आपने इस जगह पे जाना, इस जगह पे जाना। सो मैं और अगर जीत रहे होते तो ये चीज़ें बुरी भी ना लगती शायद। अच्छा, ऐसे और मजे की बात ये है रिजवान, ये ऐसे भी नहीं है कि आप मैच जीतने के बाद फैसला करते हैं या हारने के बाद फैसला करते हैं कि किसी से मिलना है। ये तो हफ्तों पहले डिसाइड हो चुका होता है कि भाई टीम के ये वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं जो उसने करनी है, और वो करनी है। अब अनफॉर्चुनेट रहे कि हम हार गए, अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि जिनके साथ कमिटमेंट है वो ख़त्म कर देगा, नहीं भी हम हार गए, हम तुमसे नहीं मिल रहे। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना, ये सारे जो नज़ला है जिसको कहते हैं ना, प्लेयर्स पे गिर रहा है। और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि प्लेयर्स का जो डोमेन है बड़ा मुख्तसर सा होता है, वो रोप के अंदर का होता है। भाई रोप के बाहर वो क्या कर रहे हैं ये वहाँ पे लिजॉन ऑफिसर्स ने डिसाइड करना है, या सिक्योरिटी ने डिसाइड करना है, या मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है, वो सिर्फ वहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। सही। अच्छा काशिफ, जिस तरह आपने कहा कि वो सिर्फ वहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि पहले भी जो बहुत बुलिंग की गई प्लेयर्स की, इवन बॉडी शेमिंग की गई प्लेयर्स की। अब हम ये भी कहते हैं कि ये हमारे कल्चर में इट्स वेरी कॉमन, बट स्टिल इट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग एज वेल। अब ये चीज़ जो है, क्या ये आप बीइंग एन एक्सपर्ट, आप खुद भी खेलते रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं कि क्या वाकई आपको ये देखना है, मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए था कि जो प्लेयर है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इंक्लूडिंग द वेट एज वेल। और क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अब वही बात है रिजवान वाली कि अब हार गए हैं तो क्रिटिसिज्म हो रहा है, जीत जाते हैं तो यही सारी चीज़ें हमने देखा। इंजमामुल हक भी खेलते रहे, इसी वेट के साथ खेलते रहे, लेकिन अब देख रहे हैं कि इस वेट के साथ ही मतलब चले इस वेट के साथ ही, बट इट वाज लाइक एज कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स इट वाज मोर देन दैट। देखिए, पहले बॉडी शेमिंग की बात करें, कुछ कॉन्टेक्सचुअल बातें होती हैं। ये जो लफ्ज़ आ गए हैं बॉडी शेमिंग के हवाले से, रंग के हवाले से, ये हमारे नहीं है, हम पहले भी इस पे बात कर सके। ये यूरोप का एक सिलसिला है, या अमेरिकस का, दोनों नॉर्थ और साउथ अमेरिका का एक सिलसिला, प्राइमरली नॉर्थ अमेरिका का ये सिलसिला है जहाँ पे जो एक रंग है उसके हवाले से बात की जाती है। अफ्रीका का ये सिलसिला है जहाँ पे रंग पे बात की जाती है। हमारे यहाँ शायद एक ही घर में 4-5 रंग के लोग जो है वो मौजूद होते हैं। सो इट्स वेरी कॉमन। सो इसलिए मैं जब कॉन्टेक्सचुअल बातें करता हूँ, मैं जब आपने कहा मैं खुद क्रिकेट खेलता रहूँ, तो हमारे मजाक ऐसे ही ना ऐसे ही होते हैं, और वो हमारे घर में भी मौजूद हैं और वो हमारे इलाके में मौजूद हैं, और हम शायद उसको मोहब्बत में रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको तमस्खर में रखते हैं, तंज में रखते हैं। पूरा सोशल मीडिया एक ट्रेंड बन रहा है। एग्जैक्टली। अब सोशल मीडिया क्या है, पहले तो हम ये देख लें। अब एक सोशल मीडिया पे नहीं पता कि मैंने रिजवान के साथ मजाक में क्या कहना है, रिजवान ने मुझे क्या कहना है, और हम दोनों टॉलरेट कर रहे हैं और हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। तीसरा बंदा जब खामखा जंप इन करेगा तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा, तो सोशल मीडिया भी ज्यादा करवा देता है। हाँ जी बिल्कुल। बिकॉज इट इज लाइक दैट कि व्हेन यू आर टॉकिंग इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म जहां पे 3 लोग हैं, अब क्रिकेटर के साथ आपकी डायरेक्ट दोस्ती नहीं है, या इसी तरह एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे आपकी डायरेक्ट दोस्ती है, तो
बी इन दैट कंपनी ना। अब ये चीज़ें जो है हम देख रहे हैं कि फिर बहुत से ट्रेंड्स ये भी सामने आए कि उन्होंने अपनी पिक्चर्स डिलीट कर दी, उन्होंने जो है अपनी वीडियोस डिलीट कर दी, पीपल आर टॉकिंग अबाउट देयर फिजिक। अच्छा, सो अब ये सिर्फ प्लेयर पे नहीं होता। मैं आपसे जो चीज़ जानना चाह रही हूँ वो मैनेजमेंट एंड के उस पर जानना चाह रही हूँ कि मैनेजमेंट के लिए कितना ज़रूरी था कि आप प्लेयर ही एक ऐसा मैदान में भेजें एटलीस्ट ताकि उसको उन क्राइटेरियाज पे वो पूरा उतर सके। देखिए, अब अगेन मेरी आज की जो गुफ्तगू वो स्टार्ट हुई कि प्लेयर्स ही सब कुछ नहीं है, वो रोप के अंदर हैं। हम आजम खान का तस्करा कर लेते हैं, हम उस्मान का तस्करा कर लेते हैं, इन दो प्लेस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आजम खान अगेन वेट और फिजिकल एट्रीब्यूट्स और एक एथलीट ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, तो that's आजम ने important, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई भी हम में से आजम इस वक्त मौजूद है जिसको कहा जाए कि आपने 4 दिन बाद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, हमें 3 दिन नींद नहीं आएगी। हम भूल जाएंगे कि हम फिजिकली फिट हैं नहीं है। भाई हमें कह दिया कि पाकिस्तान खेलना है तो खेलना है। सो मोस्ट प्रोबेबली शायद हम तो उस दिलचस्पी के साथ और एंजॉयमेंट के साथ और अपने पैशन के साथ क्रिकेट खेलने को तैयार हैं। डिसाइड क्या करना था, जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनसे पूछा जाए कि क्राइटेरिया क्या था। Exactly, that's my point, yeah. इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी, हम में से किसी को भी यहाँ पे कह दिया जाए स्टूडियो में या कहीं पे भी कि यार आपने ना पाकिस्तान के लिए खेलना है, आप बहुत अच्छे हैं, हम सब तैयार हो जाएंगे। Enthusiasm, हमारा patriotism, तो वो कहते हैं ना बचपन का ख्वाब है शायद खेलना, और वो सब में हम सब का ही होगा Green कि blazer पाकिस्तान को पहनना। रिप्रेजेंट करना। बिल्कुल रिजवान, तो हम तो चाहेंगे कि हमें खिलाया जाए। क्या मैनेजमेंट ने, सिलेक्टर्स ने वो क्राइटेरिया फॉलो किया? एक बात। फिर दूसरी बात, हम बचपन से ये भी सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जो प्लेयर है, हमारा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो प्लेयर अच्छा नहीं है। बट क्या हम उस डोमेस्टिक क्रिकेट को या उस क्रिकेटर को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं? उस्मान खान का बड़ा वो कहते हैं ना क्लासिक केस है कि वो यहाँ पे मौका ना मिलने पे यूएई चले गए, जॉब शॉप करते थे, क्रिकेट खेलते थे, वहाँ से अच्छा खेला, थोड़े से ज़रा मुलाकातें अच्छी थी, सोर्सेज अच्छे थे, वो पीएसएल में आ गए, वहाँ पे परफॉर्म कर दिया, एंड ही इज नाउ पाकिस्तान प्लेयर। वो लड़का कि जो अंडर 19, अंडर 15, 17, फर्स्ट क्लास, ग्रेड 2, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, सिटी क्रिकेट, वो सारी खेल के परफॉर्म कर रहा है, वो हमारी निगाहों में ही नहीं है क्योंकि उसके सामने अभी तक कैमरा नहीं पहुंचा। Exactly. तो जब तक, तो इसका मतलब आसान कर लेते हैं मजीद कि अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह की कौम बन गए हैं कि जब यूट्यूब भी की वीडियो भी नहीं देखती, वो रील्स पर आ गई है। 20, 25, 30 सेकंड में आप अपने 5-7 शॉटें अजीबो गरीब सी नो लुक शॉट और येस लुक शॉट डाल दें और हम कहेंगे वाह क्या प्लेयर है। हमने उस प्रोसेस को बिल्कुल ही भुला दिया है कि जो प्रोसेस एक क्रिकेटर को बनाने का होता था। रिजवान ने क्रिकेट खेली है, हम सबसे पहले ये बात करते थे कि नेट के प्लेयर और होते हैं, मैच के प्लेयर और होते हैं। तो ये नेट वाले प्लेयर जो नेट में 4-5 मुख्तलिफ सी शॉटें खेल के रील बना रहे हैं, ये पाकिस्तान प्लेयर बनना शुरू हो गए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अच्छा काशिफ, थोड़ा सा हम कल के मैच की तरफ आ जाते हैं। कल 2 माइलस्टोन्स थे, एक रिजवान के डिसमिसल्स और फिर जो विकेट्स हैं, 100 विकेट्स हारिस स्ट्रॉफ ने हासिल की और फास्टेस्ट पेसर बन गए हैं 100 विकेट्स लेने वाले। टीम का जो कल कमबैक था, कल जो इंटेंट थी फाइट बैक करने की, बाबर चार्ज नज़र आ रहे थे फील्ड में भी, फिर हमारे जितने प्लेयर्स हैं डिस्कशन चल रही थी। तो कल का जो एक पैगाम था, इससे कबल गैरी कस्टर ने जो कहा था कि टीम में जो प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, कल हम सही एग्जीक्यूट कर गए या फिर हम थोड़ा सा डिले कर गए ओवर्स में चेज करते हुए? देखिए, मुझे ये लगता है कि कल हमने जो क्रिकेट खेली है वो थोड़ी डरी सहमी सी क्रिकेट। अच्छा। वो इस तरह से कि पहले हम चाहते थे कि मैच कंफर्म कर लें और मैच में इतने करीब चले जाएं कि उसके बाद कोलैप्स का कोई चांस ना रहे। बिल्कुल सही। बाबर रिजवान मैच को इतना डीप लेके गए कि यहाँ पे कोलैप्स ना ही हो, और हो भी जाए तो मैनेज हो जाए, और उसके बाद फिर उन्होंने इंटेंट शो किया जिसको हम कहते हैं कि अग्रेसिव क्रिकेट। बट रिजवान, हमें ये मान लेना चाहिए कि जिस विकेट पे मैच हो रहा है ना, सिर्फ अकेले हम नहीं फंसे हुए, साउथ अफ्रीका से भी रन नहीं लग रहा वहां पे। अगेन मैं बल्कि कल मैच देखते में मैं हंस रहा था कि T20 वर्ल्ड कप जब होता था ना, तो कोई अमेजिंग सा छक्का लगता था तो जो वॉल्यूम है कमेंटेटर का वो ऊपर चढ़ता था। इस वर्ल्ड कप में चौका लगने पे भी सनसनी डाल रहे हैं कमेंटेटर के, वो भी बड़े नसीबों से मुयस्सर होता है। सो और हम नहीं है। उससे एक दिन पहले साउथ अफ्रीका ने जो मैच खेला बांग्लादेश के साथ, वो भी उसी तरह के। साउथ अफ्रीका ने नेदरलैंड्स के साथ मैच खेला, वो भी ऐसे ही है। भारत ने आयरलैंड के साथ खेला, वो भी ऐसे ही है। सो उस विकेट पे, जिस विकेट का हम तस्करा कर रहे हैं, उन कंडीशंस पे अकेले हम नहीं फंसे, सभी फंसे हुए। हम अनफॉर्चुनेट रहे कि हम बहुत करीब पहुंच के 2 मैचेस को पार नहीं कर सके। अगर वो मैच हमने 2 पार कर लिए होते, जीत लिए होते, तो मोस्ट प्रोबेबली कल में हमारी बॉडी लैंग्वेज ही और होती।
शायद कल जो हम 15-17 ओवर तक गए हैं वो 12-13 ओवर में हम रैप अप करके थैंक यू करा देते कनाडा अच्छा, को। वैसे इस हवाले से कहा भी ये जा रहा है और बहुत क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है कि नेट रन रेट में पाकिस्तान को यूएस से आगे निकलने के लिए 13.5 ओवर में ये हदफ कंप्लीट करना था, लेकिन हमारी सुस्त रवि, ये बहुत जगहों पे कहा गया कि पाकिस्तानी जो टीम थी उसकी ज़रा सुस्त रवि थी। क्या पिछले एक्सपीरियंसेस की वजह से थी या एहतियात कर रहे थे या क्या रीज़न थी जो सुस्त एहतियात देखिए, जीतना इंपॉर्टेंट है, जीतना के करीब पहुंच के आप नेट रन रेट को बढ़ा सकते हैं। और उसके बावजूद ये कहते हुए हमारे जहनों में कि एक मैच हमारा रहता है, 2 अमेरिका के रहते हैं। अमेरिका ने 2 मैच अगर हारने हैं, जो कि बुनियादी शर्त है हमारी आगे जाने की, तो उस हार में उसका नेट रन रेट माइनस में भी जाएगा। सही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ही रन रेट बढ़ाना है, हमने ये भी देखना है कि जब वो हारेगा तो उसका रन रेट भी कम होगा। और ये जो सारी कैलकुलेशंस होती हैं ये आखिरी मैच के लिए रख दी जाती हैं, जो डू और डाई होता है नॉर्मली। तो अगर आज बहुत अच्छा मुल्क है भारत, अगर जीत जाएगा अमेरिका को तो आज जो इस ग्रुप में अभी तक 2 अनबीटन टीम्स हैं, उनमें से किसी एक को हारना है। जी बिल्कुल, और हमारी बहुत दुआएं हैं कि जनाब इंडिया जीत जाए, अमेरिका हार जाए। और तो वैसे काशिफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वो कहते हैं ना कि जो मजा इंडिया के हार में है वो किसी चीज में नहीं, ऐसे ही है। लेकिन वो क्या करें कि इस वक्त हम जरूरत हमारी कुछ और है, क्योंकि हमें उम्मीद ये है कि भारत अगले 2 मैच जीत सकता है, अमेरिका 2 मैच हार सकता है। अगर आज अमेरिका जीत जाता है तो भारत तकरीबन कनाडा से तो जीत ही जाएगा, जो उसकी नॉर्मल स्टैंडिंग्स हैं, जो आईसीसी की रैंकिंग्स हैं। 2019 का रिकॉर्ड जो कि हमें एग्जैक्टली याद है, वैसा सीन भी तो हो सकता है ना, वो कनाडा से भी तो हार सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, देखिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम अगेन प्रोबेबिलिटीज में जब होता है ना, तो हम ज्यादा कहाँ पे टिल्ट करने में ऐसी बात कर लेते हैं। तो आज में मुझे लगता है कि अगर भारत जीत जाए, फिर आयरलैंड अमेरिका को हरा दे और हम आयरलैंड को हरा दें, तो वर्ल्ड कप में बाहर के हमने सनसनी डाली हुई है। देखिए ये कोई और टीम ट्रेडिशन है, कोई और टीम कर ही नहीं सकती। वो है ना, गालिब का शेर के यूं होता तो क्या होता, तो हम सोच रहे हैं कि यूं हो जाए तो क्या हो जाए। 20 टीम्स हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीम्स थी, हमने वहां पे सनसनी फैलाई हुई हर जगह जी, हर जगह। और देखिए रिजवान, 3 आईसीसी के मेजर इवेंट्स हम जीते, ऐसे ही जीते। 92 में बारिश हो गई तो एक सनसनी डली, हम एक पॉइंट मिला ऐसे ही 2009 में पहले मैच में इंग्लैंड ने हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई थी, हम फिर भी T20 वर्ल्ड कप जीत गए। 2017 में तो बहुत कुछ हुआ, भारत ने जिस तरह हमारे साथ पहला मैच खेला था, हमें लगता ही नहीं था कि हमारी टीम वहां पे खेलने गई। और उससे पहले अगर मैं बताऊं, इंग्लैंड ने जो किया था हमारे साथ ऐसी ही। और मजे की बात ये, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में हम शायद भूल जाते हैं, हम तो क्वालिफाई भी नहीं कर रहे थे। हमने एक एहतियातन सीरीज रख ली थी वेस्ट इंडीज के साथ कि भाई आओ हमारे साथ खेलो, हम तुम्हें जीतेंगे, हम नंबर 8 पे आ जाएंगे तो हम क्वालिफाई कर देंगे। लेकिन जब हम उससे पहले ही क्वालिफाई करके हमने सीरीज ही खत्म कर दी, हमने कहा खुदा ना खासा भी सिलसिला कुछ और ना हो जाए। सो हम इस तरह तो नंबर 8 में पे पहुंचे थे और चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। और चैंपियंस ट्रॉफी में इटसेल्फ बड़े थिएटर थे, हम श्रीलंका के खिलाफ फंसे हुए थे, सरफराज के कैच उठे, हम वो मैच जीते, हम पहुंचे। सो हमारी रवायात में है, अच्छी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। 99 का वर्ल्ड कप पूरा बहुत जबरदस्त खेला। 2021 99 को शायद देखने वाले बहुत कम होंगे। 21 में पहला मैच भारत को 10 विकेट से, हमने अफगानिस्तान को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, हमने न्यूजीलैंड को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, स्कॉटलैंड को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पहले 15-17 ओवर दोनों इनिंग्स में लिफ्ट ही नहीं कराई, बिल्कुल। और आखिर में जाके वो शाहीन को जो मैथ्यू वेड के छक्के थे, हसन का कैच था, तो मोस्ट प्रोबेबली 2022 में जिम्बाब्वे से आके फाइनल खेलेंगे। सो अगेन कुछ रवायात भी हैं, और देखिए कुछ हमारा मनहसुल कौम स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है कि जब तक सर पे नहीं पड़ जाती, जब तक आखिरी दिन नहीं आ जाता, हम बिल जमा कराने नहीं जाते अच्छा, हैं। अब हमने चले वो 99 तक भी बात कर ली, अभी प्रेजेंट की भी बात, लेट्स कम टू द फ्यूचर। पहले भी ये कहा गया कि टीम को रेस्ट नहीं मिला, वार्म अप मैचेस नहीं हुए, जो सीरीज हुई कुछ बारिश की नजर भी हो गई मैचेस। अब व्हाट नेक्स्ट, टीम वापस आएगी तो व्हाट शुड बी डन, कहाँ पे जो स्टिल क्या होना चाहिए फ्लोरिडा में भी, या व्हाट नेक्स्ट, हमारी कहाँ पे जो तैयारियां हैं वो कम है और हमें उस पर काम करना है। सबसे क्योंकि पहले देखा जाए हम जो एक लेमैन की जो बात है, अगर हम कहते हैं कि प्रैक्टिसेस नहीं है तो माइंड में ये आता है कि उस वक्त से खेलते आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस क्यों नहीं है, वार्म अप मैचेस ठीक है, वो नई पिच थी उनके लिए, लेकिन खेलते तो आ रहे हैं। देखिए महानूर, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, पाकिस्तान में इस वक्त T20 क्रिकेट ही चल रही है। टेस्ट पूरे साल में हमने गालिबन कुछ 6-7 खेलने, 8 खेलने, वनडे एग्जिस्ट ही नहीं करते। हालांकि अगला साल चैंपियंस ट्रॉफी वनडे क्रिकेट का है, सिर्फ T20 की सिलेक्शन का क्राइटेरिया एक ही है, वो है PSL की परफॉर्मेंस। PSL में टीम में आने का क्राइटेरिया किसी को नहीं मालूम।
आप फ्रेंचाइज के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, आप टीम में। लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग अ क्रिकेटर एज वेल, डू यू थिंक इट इज ओके? बिल्कुल भी नहीं। पीएसएल जब स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। आहिस्ता आहिस्ता पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतबादिल एक सेटअप बनता चला जा रहा है। 2-3 फ्रेंचाइजीज ने अपना प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर लिए। वो कहते हैं हमने उस प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से प्लेयर्स को खिलाना है। साइमल्टेनियसली पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, उसको वो पिक नहीं करते कि ये हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम करनी है। वो उस प्लेयर को कहते हैं कि तुम वो वाला सेटअप छोड़ के पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का हमारे प्लेयर्स डेवलपमेंट का हिस्सा बन जाओ, तो यहाँ से तुम्हारा पीएसएल का रास्ता खुल जाएगा। दोनों चीजें एक दूसरे के इस वक्त मुझे लगता है ज़रा नहीं कहना चाहिए, लेकिन पैरेलल चल रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अरसे में अगर इसी अंदाज से चलता रहा तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को कोई तरजीह ही नहीं देगा, जो कि ज्यादा बड़ा सेटअप है, ज्यादा क्वालिटी सेटअप है। पीएसएल के मैं बहुत सारे प्लेयर्स का नाम भी ले सकता हूँ। सपोज क्वेटा ग्लैडिएटर से एक प्लेयर खेल गए, उसके पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के 3 मैच थे, वो सोशल मीडिया सेंसेशन है। और हम नहीं, हमारे अलावा हम तो फिर एक मुनासिब स्टेट चैनल और बड़ी मुनासिब गुफ्तगू करने वाले लोग हैं। हमारे मीडिया क्या कह रहा है, उस प्लेयर को तारुफ करवाते कि सोशल मीडिया सेंसेशन ख्वाजा नाफे क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम का हिस्सा बन गए। अब आप इमेजिन कीजिए, अब अगेन इमेजिन कीजिए रिजवान कि वो शख्स जो अंडर 13 खेला, 15, 17, 19 पाकिस्तान ए खेल के पाकिस्तान के लिए एक परफॉर्मर बनना चाहता है, वो कहता है कि यार मुझे कैमरे से 4 मेरी शॉट्स तो जरा कवर कर दो। अच्छा, वैसे तो इसका मतलब ये है कि नीचे। आपकी फिजिकल ट्रेनर से ज्यादा आपकी पीआर टीम अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, हम मान लें कि हो रहा है, ऐसा ही हो थोड़ा सा रहा मैं है। इख्तलाफ करूंगा। आपने कहा ना कि प्लेयर रोप के अंदर डिसाइड करता है, लेकिन जब डोमेस्टिक की बात आती है तो हमारे ये जितने भी प्लेयर्स हैं इस वक्त, सीनियर प्लेयर्स हैं टीम में, इंक्लूडिंग कैप्टन रिजवान शाहीन, इनको अब रोल मॉडल तो बनना चाहिए, डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। बिग बैश होती है, उसमें ऑस्ट्रेलियन कैप्टन के साथ साथ पूरी टीम खेलती है, पोटेंशियल प्लेयर्स भी खेल रहे होते हैं। विटालिटी ब्लास्ट में भी ऐसे ही होता है, साउथ अफ्रीकन लीग में भी ऐसा हुआ। तो हमें तो इन प्लेयर्स को रोल मॉडल बनना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम भी खेल रहे हैं, यंगस्टर्स भी खेलें। ये बोर्ड का काम है ना। बोर्ड का काम ये है कि उस लम्हे में देखिए पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट उसी लम्हे में होगी जिस टाइम पाकिस्तान में क्रिकेट का सीजन है। पाकिस्तान के क्रिकेट सीजन का मतलब ये है कि उस टाइम कोई ना कोई पाकिस्तान इंटरनेशनल दौरा चल रहा होगा। ठीक है, पाकिस्तान के सीजन में पाकिस्तान में टीम आएगी। सो एक तरफ कायदे आज़म ट्रॉफी का मैच चल रहा है, एकदम पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है, तो हम सब चाहेंगे ये सारे प्लेयर्स टेस्ट खेलें फ्री टाइम में, जो कि एग्जिस्ट बहुत कम करता है। बिकॉज हमारे सीजन के साथ ही साउथ अफ्रीका का सीजन भी है, वेस्ट इंडीज में भी तकरीबन वहीं क्रिकेट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी वहीं क्रिकेट हो रही है। हमारा विंटर है, उनका समर्स है। सो नॉर्मली हम कहीं ना कहीं बिजी हैं पिछले 5-6 सालों में, हम कहीं ना कहीं दौरे पे मौजूद हैं या कोई हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं प्लस लीग्स एडेड ऑन, प्लस लीग्स एनओसी मिल गया। अब कह दिया कि पीएसएल +2 का एक फार्मूला कि एक पीएसएल और 2 कोई सी भी लीग्स खेले। वो 2 लीग है, वो यूएई वाली भी एक हो जाती है, वो भी इसी टाइम में आ जाती है जिस समय पाकिस्तान की डोमेस्टिक सीजन चल रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग्स आर रॉन्ग, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला करना है कि राइट नाउ दिस टूर्नामेंट पाकिस्तान का हमें किसी को एनओसी नहीं दे रही, आप सबने खेले। सो डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान के पीक के प्लेयर्स और पाकिस्तान के डोमेस्टिक के प्लेयर्स क्या उनके दरमियान में मैचअप्स पड़ते हैं, क्या वो एक दूसरे को compete कर रहे हैं। अभी तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि जब शाहीन मैदान में उतरेंगे तो इस्लामाबाद का कोई ओपनर शाहीन को खेल पाएगा, बिकॉज शाहीन तो बड़ा अरसा हो गया खेले ही नहीं पाकिस्तान के साथ। और ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद का कोई भी ओपनर, लाहौर का कोई भी ओपनर शाहीन के पहले ओवर में 3 चौके रख के बताया कि यार हम तो बहुत ज्यादा फिट है, हम पे नजर नहीं है, हम पे तवज्जो नहीं है। सो इस वक्त देखा जाए तो ऊपर के 20 प्लेयर्स का एक बेंचमार्क सेट हो गया है। वो तब टूटेगा जब वो उतरेंगे, नीचे वालों के साथ खेलेंगे, कंपटीशन डलेगा और हमें पता लगेगा कि यार ऊपर वाले 20 में से ये 2 हल्के हैं, ये नीचे से 2 अच्छे हैं। थोड़ा सा मीडिया का कसूर भी है। अजहर अली बहुत अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, उसी तरह से परफॉर्म भी करते रहे, लेकिन वो शायद उतने चार्मिंग नहीं लगे मीडिया को, उनके स्टैट्स इतने चार्मिंग मीडिया का चार्म बता देता हूँ। हमारे पास 2 प्लेयर इस वक्त टीम में मौजूद हैं, वो मीडिया हाउस पे बैठ के बाबर आजम पे बेइंतहा तनकीद कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, उस तनकीद की बिना पे हमारे सबकी ना नजरें उन पे हो गई। हम असल में शोहरत और मकबूलियत का फर्क भूल चुके हैं, सबकी नजरें उन पे हो गई। अब वो टीम में है। अब उन्हीं की देखा देखी एक और साहब है जो बहुत अरसे से फ्लॉप परफॉर्मेंस चल रहे थे, जिनके साथ क्रिकेट से अलादा बहुत सारा मसाइल चल रहे थे, वो भी उसी मीडिया हाउस पे बैठे हुए और बेजा तनकीद कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ। और होस्ट ने कह दिया
कि आप ही की जगह पे आमिर और इमाद मौजूद थे, वो टीम में चले गए, उन्होंने तो आप बचा भी उसी दिया। रास्ते सही, पे हैं, आप भी सही, उसी रास्ते पे। सही। बहुत शुक्रिया काशिफ मजीद आपके कीमती वक्त का। सो अब इस चीज़ से अंदाजा होता है कि आपके पीआर मैनेजर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वट एवर यू आर डूइंग, कोई भी आपकी फील्ड है, आपके पीआर मैनेजर्स अच्छे होंगे, आपकी मीडिया टीम अच्छी होगी, देन यू विल एक्सेल। खबरों में रहे। सो अब बात करते हैं खबरों के हवाले से। अगर हम बात कर रहे हैं तो आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। आज है 12 जून और आज देखा जाए तो चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। अब चाइल्ड लेबर क्या होता है, ख़ास तौर पे चाइल्ड वर्क, चाइल्ड लेबर में क्या डिफरेंस है, और अगर एक अंदाजे के मुताबिक आपको बता दूं कि 5 से 17 साल के जो बच्चे होते हैं, हर डेवलपिंग कंट्री में तकरीबन 4 में से 1 बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार है। उसमें फोर्स्ड लेबर भी आता है। और ये साल जो आलमी दिन है जो मनाया जा रहा है, ये साल 2022 में ILO ने बनाया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने पहली दफ़ा बनाया था। और ये 2002 में पहली दफ़ा जी, 2002 और उसके बाद से हर साल ये मनाया जाता है और पूरी दुनिया में। और हम देखते हैं इस हवाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको फोर्स्ड लेबर पर मजबूर किया जाता है, जिनके वालिदैन के ज़रिए उन्हें कैद में रखकर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी। फिर बहुत सारे ऐसे माशी सूरत हाल है, उनसे मुकाबला करने के लिए भी चाइल्ड लेबर के खिलाफ अवेयरनेस बहुत अहम है। और ख़ास तौर पे देखा जाए रिजवान, तो बहुत से पेरेंट्स बच्चों को तादाद इसी वजह से ज़्यादा भी रखते हैं कि इनको कमाई का जरिया बना सकेंगे। तो हमारे पास एक रिपोर्ट भी जी, है, इसी पर एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। हमारे मौजूद हैं जिन्होंने चाइल्ड लेबर के खिलाफ ना सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि अपनी जान भी कुर्बान की। बल जी, अब कुछ बात करेंगे हम आज के दिन के हवाले से। तो आज हम याद करेंगे उस आवाज़ को जिसने 1965 की जंग में इस अंदाज से खबरें सुनाई रेडियो पर कि पूरे पाकिस्तान को यकजा करने में और फिर जो कैफियत थी, जो सूरत हाल थी, उससे बखूबी आगाह करने में आज भी बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स के लिए, ख़ास तौर पर रेडियो जो नए एंटर होने वाले हैं उनके लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं शकील अहमद साहब। बिल्कुल जनाब, हम बात कर रहे हैं मारूफ न्यूज़ रीडर शकील अहमद साहब की, जिन्होंने ज़माना जंग के दौरान जिस अंदाज में ख़बरें पढ़ी वो आज भी याद की जाती हैं। और आज उनको आज के दिन यानी कि 12 जून है आज, और हमसे बिछड़े 47 बरस बीत चुके हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद शकील अहमद भी
पाकिस्तान चले आए और रेडियो पाकिस्तान के मरकज़ी शोबा खबर से मुंसलिक हो गए। और अगर हम सितंबर की जंग के हवाले से बात करें, 1965 की जंग के हवाले से बात करें, तो उनका जो खसूसी वलवला अंगेज़ अंदाज जो था वो आज भी याद रखा जाता है। उनको सदारती अवार्ड से भी 1966 में नवाजा गया। हुस्न कारकर्दगी जो उनकी रही है वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है, क्योंकि जो ख़ास तौर पर रिजवान और हमारा करियर जो है वो रेडियो से स्टार्ट हुआ है, तो हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने किस तरह काम किया और हमारे लिए वो सोर्स ऑफ एकेडमी है। और अब टेलीविज़न की अदम मौजूदगी में उस वक्त रेडियो जो बुनियादी मालूमात का ज़रिया था, उस पर इस अंदाज से खबरें पेश करना, उनको बयान करना, फिर हालात हाज़रा के हवाले से लोगों को आगाह करना यकीनी तौर पर एक मुश्किल था। उसकी तस्वीर कशी करना, मंजर कशी करना और फिर कौम को यकजा करना, ये यकीनी तौर पर बहुत ही मुश्किल लेकिन बहुत ही काबिल तहसीन काम था, जिसका एतराफ़ हुकूमत पाकिस्तान ने भी किया और उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी अता किया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल जनाब, हज ऑपरेशन के हवाले से बात करते हैं और आज़मीन हज की एक बड़ी तादाद मौजूद है। सऊदी अरब में पहुंच चुके हैं आज़मीन हज, और पाकिस्तान में अगर सरकारी और गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के हज के हवाले से बात की जाए तो 35,030 आज़मीन हज वहाँ पे मौजूद है। जहाँ आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, वहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ हम फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करें रिजवान, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हेल्थ फैसिलिटी। और पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन जो है वो सऊदी अरब में पाकिस्तान के आज़मीन हज के लिए वहाँ पे मौजूद है। 11 डिस्पेंसरीज भी मदीना में और जद्दा में कायम की गई हैं, और 2 हॉस्पिटल्स भी हैं, चाहे रेडियोलॉजिस्ट हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हो, या आपके हार्ट स्पेशलिस्ट हो या एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट हो। एक बड़ी तादाद है डॉक्टर्स की और हर शोबा से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। मेडिकल मिशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जमील अहमद लखेर साहब से बात करेंगे जो कि मौजूद हैं वहाँ पर, और उनसे जानेंगे क्या इंतजामात किए गए हैं और क्या चैलेंजेस इस साल हैं, क्योंकि इस साल गर्मी भी ज़्यादा है, वेदर कंडीशन ज़्यादा सवेर हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तक के जो इंतजामात नज़र आ रहे हैं, जो अभी तक के खबरें सामने आ रही हैं, बड़े शानदार इंतजामात हैं। अब बताइएगा क्या चैलेंजेस रहे इस दफ़ा और क्या क्या इंतजामात थे जिनको फोर्सी करते हुए तमाम इकदाम किए गए थे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको हज मिशन की तैयारियों के बारे में बता सकूं। मैं सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूं जिसने मुझे इतना बड़ा एज़ाज़ दिया कि मैं अब उसके मेहमानों की खिदमत के लिए यहाँ पर चुना गया, यहाँ पर भेजा गया हूँ। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि सहूलियात से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसका हज मिशन पे आने से पहले का बहुत बड़ा मरहला होता है जो 6 महीने पहले शुरू हो जाता है। ये हमारा प्रोसेस पूरा हज मिशन पे आने के लिए ये नवंबर से शुरू हुआ है, और नवंबर 2023 में हमने पाकिस्तान में ही मेडिसिन परचेज़ करना शुरू कर दी थी और इक्विपमेंट परचेज़ करना शुरू कर दिया था। ये पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चलता है, और उसके साथ साथ हमारा जो मिशन का स्टाफ है जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी सिलेक्शन का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट कोई 6 महीने पहले हमारा मिशन शुरू हो चुका होता है। और इसका जो दूसरा प्रोसेस है वो प्री हज, जब हम सऊदी अरब में लैंड करते हैं और यहाँ पर अपने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करते हैं। ये जितनी भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं मेडिसिन और इक्विपमेंट, वो हम पाकिस्तान से प्रोक्योर करके और यहाँ पर सऊदी अरब में ले आते हैं, जिसके बहुत सारे मराहल हैं। हमें ट्रैप से क्लियर कराना पड़ता है, हमें सऊदी अरब की SADF जो है, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, उससे क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो ये बहुत सारे मराहल हैं जो नज़र नहीं आते बज़ाहिर, यहाँ पर सिर्फ ये नज़र आता है कि हमने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया है। तैयारियों के बारे में मैं सऊदी अरब में आपको बताऊं कि 9 मई को हमारे हुज्जाज आना शुरू हो गए थे। पहली फ़्लाइट आई थी जिसको हमने रिसीव किया था, और अभी तक तकरीबन सारा मरहला कंप्लीट हो गया, हुज्जाज आ चुके हैं। और एक्सपेक्टेड यही है कि तकरीबन 1,60,000 पाकिस्तानी हुज्जाज इस साल हज का फरीज़ा अदा करेंगे। हमने सऊदी अरब में 2 मेन हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किए हैं जिसको हम मिशन हॉस्पिटल्स कहते हैं, एक मक्का में, एक मदीना में। जो मक्का में हॉस्पिटल है वो 40 बेडेड हॉस्पिटल है,
और उसके साथ एक आइसोलेशन वार्ड भी है कि इन केस अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ का पेशेंट आ जाए तो उसको हम आइसोलेशन में रख लें। उसके अलावा हमने हमारे पास डेंटिस्ट्री की फैसिलिटी है, जिसमें 2 डेंटल चेयर हमारे पास मक्का में है, 1 डेंटल चेयर मदीना में भी है। देन मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कंप्लीट डायग्नोस्टिक्स हैं। डायग्नोस्टिक्स में से मैं आपको बताऊं कि लैब टेस्ट तकरीबन 29 लैब टेस्ट डिफरेंट टाइप के हमारे पास हो रहे हैं और एक्सरे हो रहा है और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है। इसी तरह से रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट भी हमारे पास मौजूद है। ऑल टाइप ऑफ स्पेशलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। उसमें मैं शुरू करूं अगर तो सबसे बड़ी इमरजेंसी हम जैसे देखते हैं कि हार्ट की, तो कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, सर्जन्स हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। ऑल स्पेशलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं और ये सारे एक प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट होके आए हैं। इन्होंने टेस्ट दिया है, एनटीएस का टेस्ट दिया है और उससे सिलेक्ट हो गए हैं। ये पहली दफ़ा इस दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का बहुत बड़ा कदम था और बड़ा खुशाइंद कदम है। एज ए डायरेक्टर मेडिकल मिशन मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने ये जो स्टेप लिया है और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी के थ्रू, क्योंकि इसमें पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो जाती है, पूरे पाकिस्तान से लोग अपीयर होते हैं और वो अपने मुकाबले का इम्तहान दे के और उसमें सेलेक्ट होके आते हैं। अब आते हैं कि मैं आपको बताऊं कि हमारा जो मदीना का हॉस्पिटल है वो कदरे छोटा है, क्योंकि वहाँ पर हुज्जाज थोड़े से कम होते हैं। तो वो 10 बेडेड हॉस्पिटल है और उसके साथ भी इसी तरह से आइसोलेशन वार्ड भी है और डेंटिस्ट्री भी है, उसके साथ एक्सरे भी है, लैब भी है और सारी फैसिलिटीज स्पेशल उसी तरह से जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स हैं उनका हम 20% मदीना में रखते हैं। 400 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स का स्टाफ टोटल हमारा इधर पाकिस्तान से सऊदी अरब में आया हुआ है, जो कि ये हज मेडिकल मिशन की जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 90,000 पेशेंट देख लिए हैं। आज की तारीख तक हमने 90,000 पेशेंट देख लिए हैं और ओपीडी और उसमें सारी सहूलियात मौजूद हैं। ये हमारे जो हॉस्पिटल है ये प्राइमरी और सेकेंडरी केयर की फैसिलिटीज़ देते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज सारी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर किसी हमारे हाजी को टर्शरी केयर की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी में स्टैंडिंग ज़रूरत पड़ती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का बड़ा खुशाइंद कदम है कि वो सऊदी हॉस्पिटल्स के उनकी इंश्योरेंस हुई हुई है और वहाँ पर उनको हम रेफ़र करते हैं। वहाँ पर उनकी ये कंप्लीट सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। जो भी प्रोसीजर होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर हर किस्म का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। और इसके अलावा मैं आपको ऐड करूं कि जैसे हम कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, उसके लिए हमारे पास पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। हमने कैंपेन चलाई हुई है यहाँ पर हाजियों की आगाही के लिए। हाजी साहबान को पता चले कि उन्होंने अपनी बीमारियों से बचने के लिए या किसी भी तकलीफ से बचने के लिए उन्होंने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। तो हम हर बिल्डिंग में, मदीना में और मक्का में ये सेशंस चला रहे हैं। उसके बाद थ्रू सोशल मीडिया आगाही दे रहे हैं कि उनको बीमारी से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। जी सही। जमील अहमद लाखेर साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अगर स्पेशलिस्ट के हवाले से बात करें तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट तक हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, फिजियोलॉजिस्ट हैं, तो हर तरह की मेडिकल से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा रही है। आपने कहा कि दिल के अमराज के भी पेशेंट्स हैं वहाँ पे। तो अब देखा जाए तो जिस तरह वेदर थोड़ा हार्श है और आज़मीन हज को पहले भी थोड़ा सा गाइड किया गया है इस हवाले से कि आपने क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, तो ऐसे में कौन कौन से केसेस हैं जो आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा सामने आएंगे और इस चीज़ में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभी से जो आज़मीन हज हैं उनको बताया जाए कि इस चीज़ में एहतियात करें? क्योंकि हम देखते हैं कि गर्मी की शिद्दत से डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड तो मसाइल सामने आते भी हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसी स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, तो ऐसे लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं इस वेदर में। जी, बहुत अच्छा, बल्कि बड़ा अच्छा आपने सवाल मौके का पूछा है।
देखिए हमारे पास जितने मैंने आपको बताया कि 90,000 अराउंड हमने पेशेंट देखे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की है। ये बहुत दुनिया की, जैसे कि आपको पता है, ये दुनिया की बहुत बड़ी गैदरिंग है और हर साल होती है। इसमें इतने सारे लोग आते हैं तो जाहिर है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये ज़्यादातर हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 19 to 20% जो केसेस हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हैं। जिस तरह का आपने खदशा जाहिर किया कि हीट स्ट्रोक, या अभी तक कोई इस तरह का सीवियर किस्म का हीट स्ट्रोक का केस हमारे पास नहीं आया, क्योंकि हाजी साहबान के जो एकोमोडेशन है बहुत आला किस्म की हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी एकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई है, और यहाँ पर एयर कंडीशनिंग का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। हम उनको ये आगाही देते हैं कि ज़्यादा धूप में ना फिरें, अपने आप को ज़रा धूप से बचा के रखें और अपनी एनर्जी बचाएं, ताकि जो मेन हमारे मशायर के दिन होंगे हज वाले दिन, उनमें उनको ज़्यादा एक्सर्शन करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मस्कुलोस्केलेटल पेन, क्योंकि यहाँ पर मुशक्क़त कर रहे हैं हाजी साहबान, उनको ये तकरीबन 16% ये केसेस हैं, और पेन से रिलेटेड हैं, बैक एक है, मसल पेन है, ये चीज़ें हैं, उनको हम कोप कर लेते हैं। जो आप हीट स्ट्रोक की बात बताई, इसमें कुछ हैं जो डिहाइड्रेशन के केसेस हैं, ये हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं, वो हम उनको ट्रीट कर देते हैं, लेकिन इस तरह का अभी तक हीट स्ट्रोक का कोई ऐसा केस हमारे पास नहीं आया। डायबिटीज़ के केसेस होते हैं, वो पुराने केसेस जो ऑलरेडी नोन केसेस होते हैं, जो जिनको पाकिस्तान से ही पता होता है कि हम डायबिटिक हैं, वो कुछ अपनी एहतियाती तदाबीर उनको पता होती हैं, क्योंकि ये बीमारी को एक दिन में नहीं होती और एक दिन में ख़त्म भी नहीं होती। तो ये उनको अपनी आगाही होती है, अपनी कुछ दवाई लेके भी आते हैं, लेकिन हमारे पास ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन मौजूद है, वो हम उनको देते हैं। इसी तरह से जैसे आपने दिल के अमराज बताया, तो दिल के अमराज भी कोई 6 to 7% हमारे इन 90,000 में हमने हमारा जो डिजीज़ ट्रेंड जा रहा है, कुछ 6 to 7% ये दिल के अमराज हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊं कि जब हम मशायर में जाएंगे वहाँ पर थोड़ी सी हार्डशिप्स आएंगी, वहाँ पर हीट स्ट्रोक के ज़्यादा खदशात हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि सऊदी गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अरफा में है, मिना में है, ये बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं। हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, वो हमें विज़िट भी कराते हैं, हमें ब्रीफ भी करते हैं, क्योंकि मशायर में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्बुलेंस सर्विसेज की और मेडिकल सर्विसेज की, वो सऊदी गवर्नमेंट की है और वो प्रोवाइड करेंगे। जहाँ तक यहाँ हमारे जो बाकी मशाइख के अलावा जो है, वो हम प्रॉपरली उनको दे रहे हैं मेडिकल एड, और माशाल्लाह से अगर आपका कोई नुमाइंदा रैंडमली चेक करे, लोगों के व्यूज़ ले ले, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मेरे पास तो लोग अननोन नंबर्स से मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है जी। जी जमील अहमद लाखेर साहब, अब जैसे हमने बिल्कुल आगाज़ में गुफ्तगू की थी कि जो इंतजामात हैं उस हवाले से जो फीडबैक आ रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और हमारे जो आज़मीन हज हैं हिजाज़ मुक़द्दस में मौजूद हैं वो बहुत खुश भी हैं इस मरतबा इंतजामात से भी, और ख़ास तौर पर जो मेडिकल मिशन है। अब मेडिकल मिशन, क्या हमारा मेडिकल मिशन सिर्फ पाकिस्तानी आज़मीन हज तक महदूद है? यहाँ पर हम मदद कर रहे हैं दूसरे ममालिक के भी, अगर कोई एमरजेंसी केस आ रहा है और वो हमारे मिशन हॉस्पिटल के करीब है या डिस्पेंसरियों के करीब है, तो वहाँ पर उनकी मदद भी की जा रही है, उनके लिए भी ओपन है? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसी फैसिलिटी नहीं है। जिन कंट्रीज़ के अपने मिशंस आए हुए हैं, जो जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, उनके सबके अपने अपने मिशन आए हुए हैं, उन्होंने भी अपने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किए हैं, और हमने सऊदी कानून के मुताबिक चलना है। सऊदी कानून हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि हम हुज्जाज के अलावा, अपने पाकिस्तानी हुज्जाज के अलावा किसी और का इलाज करें। अगर कहीं सड़क के भी ऊपर कोई एक्सीडेंट सामने भी हो जाता है, तो वो सऊदी हिलाल अहमर की एम्बुलेंस आ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा उनका इफ़ेक्टिव एक सिस्टम है जिसके तहत चल रहे हैं। हमारा ऐसा कोई भी रोल नहीं है कि हम नॉन पाकिस्तानी या जो नॉन हाजी है, इवन नॉन हाजी भी उसको इस फैसिलिटी से मुस्तफ़ीद करें। सही सही। अच्छा जमील अहमद साहब, मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह हम फीडबैक के हवाले से बात करें,
फीडबैक तो अच्छा आ रहा है, आज़मीन हज खुश भी हैं, उनको सेहत की तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं पाकिस्तान की जानिब से। कुछ इस दफ़ा क्या डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर? कुछ नई चीज़ें हैं इस मेडिकल फैसिलिटी में जो रूटीन में नहीं होती थी? जी बिल्कुल, मैंने सबसे पहली बात आपको ये बताई कि इस दफ़ा जो है ना पूरा कंप्लीटली मेरिट पे सिलेक्शन हुई है। पहले पिछले पिछले सालों में इस तरह नहीं होता था, और जो सिलेक्ट होके लोग आ रहे हैं वो बड़े डेडिकेटेड हैं, वो फुल टाइम काम कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि ये शायद मैं भूल गया कि ये मैं आपको बताना कि 24/7 हमारा अस्पताल चलता है। वैसे तो सिर्फ वर्किंग आवर्स में होते हैं कि जी उसके बाद इमरजेंसी शुरू हो जाती है। ये ओपीडी और इमरजेंसी दोनों 24 आवर्स चलते हैं, और इसमें कोई भी ऐसा टाइम नहीं है डॉक्टर अवेलेबल ना हो और पेशेंट आ जाए और डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो। हर वक्त डॉक्टर, हर स्टाफ मौजूद है, और मैं खुद भी यहाँ पर 24/7 अवेलेबल हूँ। मेरा स्टाफ हर वक्त रिस्पांस देता है। हमारा एक कंप्लेंट सिस्टम भी है, उस कंप्लेंट पे अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो कंप्लेंट दर्ज करता है और हम उसकी वो रिलीव हो जाती है। मैंने एम्बुलेंस सर्विस नहीं आपको बताई, उसके बाद बात नहीं हुई। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास बहुत अच्छी एम्बुलेंसेज हैं, कोई 18 एम्बुलेंसेज हैं जो कि एक्सक्लूसिव पाकिस्तानी हाजियों के लिए हैं, अदर देन जो सऊदी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव हमारे हाजियों के लिए ये वेल इक्विप्ड और बड़ी मॉडर्न किस्म की एम्बुलेंसेज हैं। बिल्कुल सही। लाखेर साहब, हम देखते हैं कि अभी जो अभी तक इंतजामात और ख़ासतौर पर जो कोऑर्डिनेशन की आपने बात की कि अब हमारे डॉक्टर्स भी विज़िट करते हैं, अब जो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है वो भी विज़िट करता है, नए एक्सपीरियंसेस भी हैं, नए स्टैंडर्ड्स भी हैं, उनको यहाँ पर लेकर आना और इस एक्सपीरियंस से सीखना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? ये आगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें आगे स्टडी करना पड़ती है कि जी डेटा कलेक्शन में बड़ी आसानी होती है कि कहीं पे हम पाकिस्तान से जो चीज़ें लाते हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, जो रह जाती हैं और जो नहीं ला पाते, और आगे हम उसको स्टडी करेंगे डेटा को कि किस तरह तरह के हमारे पास पेशेंट हैं, उस हिसाब से हम मेडिसिन लाएंगे। कहीं पर ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है। अगर कम भी हो जाती है तो वो इशू हाजी का नहीं होता, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करके उसको लेके देती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया। जी बहुत शुक्रिया जमील अहमद लाखेर साहब, आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ डायरेक्टर हज मिशन मौजूद थे जो कि आज़मीन हज को मेडिकल फैसिलिटीज़ जो पाकिस्तान की जानिब से प्रोवाइड की जा रही हैं उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। 2 हॉस्पिटल्स कायम हैं, इसके साथ साथ 11 डिस्पेंसरीज हैं, फिर एक प्रॉपर टीम है डॉक्टर्स की। सो दैट वुड बी ग्रेट। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं और उनकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, इससे बड़ा एजाज़ भी क्या हो सकता है। बिल्कुल जनाब, तो कोशिश करें कि लोगों के ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने मुल्क का ख्याल रखें। आज बजट भी पेश हो रहा है तो आपने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है कि हमने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, चाहे वो हमारे लिए टैक्स हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। हमने ये देखना है कि इससे हमारा फ्यूचर कितना सेफ हो सकता है, इससे हमारा मुल्क कितना सेफ हो सकता है। प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो गया। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।